हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के रिगार्डिंग जो आपके क्या रहे थे, करंट अफेयर्स में भी रहे थे, साथ ही आप उनके कल्चर का पार्ट भी मान सकते हैं कि आपके राजस्थान कल्चर वाला पार्ट है, उससे भी कनेक्ट करके आप इनको देख सकते हैं। तो आज की क्लास है ये आपके लिए काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्ट कवर किया गया है वो बताया गया है कि बिना मूर्ति का पौराणिक विष्णु मंदिर। तो आपको से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो मैं पहले बता देती हूँ कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिना मूर्ति का पौराणिक विष्णु मंदिर है ये कहाँ पर लोकेटेड है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी कामा में। कामा पहले तो आती थी आपके भरतपुर की साइड में, लेकिन वर्तमान में कामा है वो वर्तमान में न्यू डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो डीग डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलेगा, तो डीग में देखने मिलता है। या फिर ये से पूछा जा सकता है कि डीग स्थित जो बिना मूर्ति का मंदिर है वो कौन से देवता से रिगार्डिंग है, तो वो विष्णु मंदिर है, विष्णु जी से रिगार्डिंग है। क्या वो ऑप्शन में अपन को ऐसे देते हैं विष्णु मंदिर है, शिव मंदिर है, या फिर अदर कोई ऑप्शन में दे सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग इसमें आपको 3 फैक्ट है वो तो अच्छे से याद रखने हैं कि ये जो बिना मूर्ति का पौराणिक विष्णु मंदिर है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो कामा भरतपुर में, सॉरी कामा डीग में लोकेटेड है। अब इस फैक्ट को कंप्लीट रूप से देख लेते हैं। कामा स्थित 84 खंभों का जो पौराणिक विष्णु मंदिर बताया गया है ये वर्तमान में कौन से जिले में आता है, डीग जिले में आता है, राजस्थान का हिस्सा है। यह राजस्थान का यह हिस्सा योगेश्वर श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रिज क्षेत्र में पड़ता है। तो यानी कि कृष्ण जी के जो जन्म स्थान है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कि उनसे ये संबंधित स्थान आपको देखने मिलेगा। कामा पर सूरसेन का शासन रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि कामा पर कौन से वंश की आपको शासन देखने मिलता है, तो सूरसेन। वैसे पूछने के चांस कम है क्योंकि अपने राजस्थान में जो पूछने वाली आप बता सकते हो राजवंश तो मेनली रूप से आपके मेवाड़ के पूछा जाता है। मेवाड़ में भी प्रताप और सांगा के रिगार्डिंग मैक्सिमम फैक्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा आमेर में आपके स्वयं सिंह हुए, प्रताप सिंह हैं, इनके रिगार्डिंग ज़्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं। भरतपुर में आपको जाट वंश देखने मिलता है जिसमें आपसे रणजीत सिंह के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, जवाहर सिंह के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, और इधर आपको हाड़ा वंश के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है हाड़ौती में। मारवाड़ में आपसे अजीत सिंह है, इसके अलावा बीकानेर की साइड गंगा सिंह के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो शासक हैं उनके रिगार्डिंग पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं। फिर भी आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं कि कामा पर सूरसेन शासन, जो सूरसेन है इसका शासन था। आक्रांताओं ने इस पुरातन मंदिर को तोड़कर अपना धार्मिक स्थल बनाने का असफल प्रयास किया था। आज का 84 खंभा का जो मंदिर है वो बिना मूर्ति का है, जिसे पुराणों में विष्णु मंदिर बताया गया है। आक्रांताओं ने इस नवग्रह आधारित विष्णु मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो चुरा ली थी, और आज भी मंदिर के खंभों पर नवग्रह हैं, यानी नवग्रह कौन कौन से हैं वो बताए गए हैं। विष्णु अवतार और शिव अवतार, शिव पार्वती के विवाह की आकृतियाँ हैं वो इनके जो भी खंभे हैं उन खंभों पर इस प्रकार का आपको चित्रण है वो देखने मिलता है। इस मंदिर की यह एक विशेषता है कि कोई भी आज तक इसके खंभों की सही से गिनती करने में कामयाब नहीं हुआ है। तो इसमें जितने भी 84 खंभे बताए जाते हैं, 84 या इससे भी ज़्यादा के इसमें यहाँ पर पिलर्स है वो बताए गए हैं, लेकिन बताया जाता है कि इन जितने भी 84 के अराउंडिंग ये पिलर्स हैं इनकी कोई भी आज तक सही कैलकुलेशन है वो नहीं कर पाया है। पता नहीं क्यों नहीं कर पाए भाई, ऐसे नहीं हो रही, भूल जाते हो कि किसको काउंट कर लिया किसको नहीं किया, तो उनके कुछ निशान बांधते जाओ और करते जाओ, ऐसे तो है नहीं। जो भी है अपन को वहाँ पर जाके काउंटिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पर डी अगर इनके रिगार्डिंग आया तो एक मैं छोटी सी आपको ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपको ये पता रहेगा कि नवीन डिस्ट्रिक्ट है वो बने वो कौन कौन से हैं। अभी आप सबने सुना होगा कि जो नई कमेटी बनी थी मदन दिलावर कमेटी, उसने पहले जो अपने राम लुबाया कमेटी द्वारा बताए गए थे 50 जिले और 10 संभाग, उनमें से जो मदन दिलावर कमेटी है जिसके पहले चीफ आपके उप मुख्यमंत्री प्रेम सिंह मेहरा, प्रेम ऐसे नाम से हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं आपके राजस्थान में। अभी अपने वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो दिया कुमारी और एक है प्रेमचंद बेरवा। हाँ, तो प्रेमचंद बेरवा के लीडरशिप में एक एक आपकी कमेटी बनी थी, और उसके बाद में प्रेम सिंह बेरवा है वो वहाँ से रिमूव हो गए थे और उनके स्थान पर मदन दिलावर है उन्हें अपॉइंट किया गया था। उस मदन दिलावर कमेटी ने आपने देखा होगा कि 9 जिले और 3 संभाग निरस्त किए हैं। 3 संभाग तो आपके वही सीकर जो न्यू बना था उसको निरस्त किया है, बांसवाड़ा जो न्यू बना था उसे निरस्त किया है, और इसके अलावा एक और कौन सा संभाग निरस्त किया है इसके द्वारा, बांसवाड़ा हो गया,
शाहपुरा और किया है, कौन सा आप देख लेना, मैं अभी उसको भूल रही हूँ। और इसके अलावा 9 डिस्ट्रिक्ट है उनको निरस्त किया है। तो वर्तमान में आपको ये याद रखना है कि जो बचे हुए रिमेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। एक हस्बैंड है, आपको जस्ट इमेजिन करना है कि हस्बैंड है, हस्बैंड से उसकी वाइफ ने रुपए ले लिए हैं, बस इतना सा आपको इमेजिन करना है। उसके बाद में अपनी ट्रिक है वो काम कर जाएगी। तो जब हस्बैंड से वाइफ है वो रुपए ले लेती है, तो हस्बैंड बाद में किसी दूसरे को बताता है कि ठीक है रुपए वगैरह तो ले लिए, लेकिन अब है ना बीबी क्या है, तो वो बताता है खैर बीबी डीडी करके फंसी। बस इतनी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, और इससे आपके जो रिमेनिंग जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है, आपके 33 से एक्स्ट्रा जो रिमेनिंग इंक्रीज हुए थे जो बने हुए हैं, उनके रिगार्डिंग आपको पता चल जाएगा कि बने हुए कौन से हैं, निरस्त कौन से हुए हैं, तो उनको आप अच्छे से देख सकते हैं। खेर से आपको याद रखना है खेरतल तिजारा, खेर से आप याद रखना खेरतल तिजारा। बी से एक नाम आपको याद रखना है ब्यावर, जो अजमेर से अलग हुआ है, ब्यावर अजमेर राजमंदिर इनसे अलग हुआ है ब्यावर। और इसके अलावा ब्यावर में 3 डिस्ट्रिक्ट है, एक अजमेर है, एक राजमंदिर, एक थोड़ा पार्ट पाली का भी होना चाहिए आई थिंक, आप इसको क्रॉस कर लेना। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा खेरतल ब्यावर, इसके अलावा आपको एक नाम याद रखना है बालोतरा, बालोतरा जो बाड़मेर से लग हुआ है। इसके अलावा डी 2 डी है, इसमें एक डी से आप लिख सकते हो डीग, डीग जो भरतपुर की साइड में वहाँ से अलग हुआ है। इसकी रिगार्डिंग अभी हमने देखा है कामाख्या जो मंदिर है पुराणिक, जो 84 पिलर्स का बना हुआ है, जिसके विष्णु मंदिर आपको देखने मिलेगा। और इसके अलावा एक डी से आप याद रख सकते हो डीडवाना कुचामन, तो डीडवाना कुचामन, डीग, बालोतरा, ब्यावर, खेरतल। करके से आपको याद रखना है कोटपुतली, बहरोड, जयपुर अलवर बहरोड वाली जो लोकेशन है उनको अलग करके बनाया गया। जयपुर से कोटपुतली को लिया है और अलवर से बहरोड की लोकेशन को अलग करके इसका कंप्लीट नाम क्या कर दिया है, कोटपुतली बहरोड, ये कर दिया है। और फर्स्ट से आपको याद रखना है, एफ से आपको याद रखना है फलोदी, फलोदी। और एस से याद रखना सलूम्बर, सलूम्बर है, शाहपुरा नहीं है, ये भी याद रखना। उदयपुर से जो सलूम्बर अलग किया हुआ है, जिसके आप देखोगे कि उदयपुर में जो लसाड़िया पठार वगैरह है, उसके जो आप बता सकते हो उसके ईस्टर्न साइड में जो प्लेस है, जो लोकेशन है, वो सलूम्बर आती है। तो ये सलूम्बर वाला है पार्ट है, इसको अलग किया गया है। तो नवीन जो डिस्ट्रिक्ट है उनके रिगार्डिंग आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आई थिंक, क्योंकि इस ट्रिक से अपन अच्छे से है वो याद कर सकते हैं, मेमोरी भी आपके अच्छे से याद हो जाएगा कि खैर बीबी डीडी करके फंसी। तो खेरतल, बीबी यानी ब्यावर, बालोतरा, डीडी यानी डी डीडवाना कुचामन, करके यानी कोटपुतली बहरोड, फंसी यानी एफ यानी फलोदी, एस यानी सलूम्बर। और इसके अलावा जो निरस्त हुए हैं ज़िले, उनके रिगार्डिंग भी आप याद रख सकते हो कि एक बच्ची है जो क्या नहीं पीती, दूध नहीं पीती। तो जस्ट एक स्टोरी के अकॉर्डिंग याद रखना है कि बच्ची है वो दूध नहीं पीती, तो उसकी जो गंगा काकी है वो साह से ना नीम चोरी करके लेकर आती है। तो इतने से आपके हो जाएगा। बच्ची का नाम आप याद रख लो कि अनु, दूध नहीं पीती को आप ऐसे याद रख सकते हो, अनु दूधू नहीं पीती, अनु दूधू नहीं पीती। अनु से आप याद रखना अनूपगढ़। दूधू से आप को सबको पता है, दूधू अपने जहाँ से आपके उप मुख्यमंत्री आपके प्रेमचंद बैरवा है उनका संबंधित इस स्थान से है। अनूपगढ़ जो आपके गंगानगर से अलग किया था, आपके राजस्थान में गंगानगर से और बीकानेर के बीच में जो लोकेशन थी अलग करके बनाई गई थी आपके बॉर्डर एरिया पर, तो उसको कैंसिल कर दिया है अनूपगढ़। दूधू को भी अलग कर दिया है, सॉरी दूधू को भी निरस्त कर दिया है, अनूपगढ़ को भी निरस्त कर दिया है। तो अनु दूधू नहीं पीती, तो गंगा काकी क्या करती है, गंगा काकी साह से नीम चोरी करके लाई। गंगा से आपको याद रखना है गंगापुर सिटी, काकी से आपको याद रखना है केकड़ी जो ब्यावर और अजमेर के बीच के आसपास का एरिया था। साह से यानी शाहपुरा, और नीम से आपको याद रखना है नीम का थाना। चोरी से आपको याद रखना है सांचौर, चोरी से वर्ड कौन सा निकालना है, सांचौर।
तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट है वो अच्छे से याद हो जाएंगे इस ट्रिक से। आई थिंक याद हो गए होंगे, अब मुझे तो इतना लगता है। इतनी ईजी ट्रिक अपन ने बनाई है। ओके, तो फर्स्ट हमने न्यूज़ देखी है वो आपके, एक तो हमने डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए हैं जितने भी आपके कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से नवीन डिस्ट्रिक्ट वर्तमान में बने हुए हैं, कौन से कैंसिल हो गए हैं, तो उसको एक इजी ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया है। सेकंड हमने देखा है विष्णु मंदिर जो आपके कामा में स्थित है। कामा जो कहाँ पर लोकेशन आती है, वर्तमान में डीग जिले में आती है। कामा कहाँ पर आती है, डीग जिले में आती है। और यहाँ पर विष्णु मंदिर है वो बताया जा रहा है। और इस विष्णु मंदिर में 84 पिलर हैं, ये भी याद रखना है। सेकेंड है आपके यहाँ पर न्यूज़ जो कवर की गई थी मैक्सिमम है वो अन्नपूर्णा रसोई के रिगार्डिंग कवर की गई थी। अन्नपूर्णा रसोई जिसकी एक तो आपको याद रखना होता है उसका जो मेन बता सकते हैं उसका लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, वो वाली आपको टाइटल है वो याद रखना होता है। इसके अलावा इसमें गवर्नमेंट का और प्राइवेट जो आपके वर्तमान में जो भी सामान्य नागरिक है उससे खाना वाना प्राप्त करते हैं तो उसका रेशियो कितना रखा गया है। तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो इसमें अनुदान राशि 22 रुपये देती है। वही जो व्यक्ति है उससे 8 रुपये में ये थाली है वो प्राप्त हो जाती है। तो थाली है वो उसकी टोटल कॉस्ट 30 रुपये है, लेकिन जो बाकी 22 रुपये है वो तो कौन वहन करती है, गवर्नमेंट वहन करती है। और 8 रुपये में जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको भोजन प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या प्राप्त होता है, 600 ग्राम है वो भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है। कितना ग्राम, 600 ग्राम भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है। इस 600 ग्राम में से 300 ग्राम तो आपको देखने मिलेगी चपाती। 600 ग्राम का भोजन है, इसमें से 300 ग्राम तो आपको देखने मिलती है चपाती, 100 ग्राम देखने मिलती है दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल या फिर मिलेट्स वगैरह जो आपके मोटा अनाज है, या फिर खिचड़ी, इस प्रकार के आइटम है वो इसमें मिलते हैं। तो इसमें कौन कौन से आइटम, इसमें मेनली आपको आइटम्स का नाम याद रखना है कि कौन कौन से आइटम आपको देखने मिलते हैं। तो हमने देखा इसमें भोजन मिलता है 600 ग्राम। 600 ग्राम में से 300 ग्राम की तो आपको केवल चपाती मिल जाती है। इसके अलावा आपको चपाती के साथ आपको लगाने के लिए दाल मिलेगी, सब्जी मिलेगी, और क्या मिलेगा, साथ ही आपको कुछ खाने के लिए चावल भी मिल सकता है, कभी मिलेट्स भी मिल सकते हैं, या फिर कभी आपको खिचड़ी भी इसमें प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट द्वारा इसमें पहले अनुदान राशि दी जाती थी। राज्य सरकार द्वारा पहले 17 रुपये, इसमें 17 रुपये है अनुदान राशि के रूप में दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर बाद में वर्तमान में कितना कर दिया है, 22 रुपये कर दिया है। और जो लाभार्थी है, लाभार्थी की कॉस्ट है इसमें 8 रुपये आती है। इसके अलावा यहाँ पर और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं, साथ ही यहाँ पर ये बताया गया है कि भोजन की गुणवत्ता है वो उसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा रहा। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जो रसोई है उनकी क्या की जा रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। तो गवर्नमेंट है इसमें क्या कर रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर रही है। एसएमएस द्वारा इसमें जो भी योजना के लाभार्थी हैं उनसे फीडबैक भी लिया जाता है, तो फीडबैक भी इसमें लिया जाता है। और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राज्य और जिला स्तर पर समिति है वो भी गठित की गई है। समिति भी परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच करती है। तो और इसमें इसके अलावा आपको एक तो आपने देखा 600 ग्राम में से 300 ग्राम चपाती, दाल, सब्जी, मिलेट्स वगैरह देखे। इसके अलावा हमने देखा कि इसमें जो अनुदान राशि दी जाती है लाभार्थी के तो आते हैं 8 रुपये में थाली प्राप्त हो जाती है, गवर्नमेंट के वो 22 रुपये में पड़ती है। पहले होते थे 17, जिसे बढ़ाकर 22 रुपये कर दिए थे। इसके अलावा इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है, फीडबैक दिया जाता है, और राज्य स्तरीय समिति है, राज्य और जिला स्तर दोनों पर कमेटी है वो बनी हुई है। तो ये भी याद रखना कि कमेटी कहाँ पर बनी है, राज्य और जिला दोनों स्तरों पर बनी हुई है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है, इसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था है, औद्योगिक व्यापारिक संस्थान है, वो CSR की मद है। जो CSR आपके होते हैं, कंपनी एक्ट 2013 उसकी धारा आई थिंक 148 होनी चाहिए, एक बार आप क्रॉस चेक लेना। उससे CSR के तहत जो सहयोग करके एक या अधिक रसोई के संपूर्ण संचालन का उत्तरदायित्व ले सकते हैं। और वर्षगांठ हो या फिर जन्मदिवस हो या फिर अन्य अवसर पर एक या दोनों समय पर भोजन या प्रायोजित किया जा सकता है। जिस प्रकार से आपके शिक्षा वाले में चल रहा है, जो राजस्थान की जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आपने देखा होगा कि जो बच्चों को भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है उसे भी कृष्ण भोग वगैरह इस प्रकार के नाम दिए गए हैं कि आप अगर आपका बर्थडे वगैरह है होता है तो आप वहाँ पर जाकर है वो बच्चों को खाना वाना खिला सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं उन बच्चों के साथ। तो उसका पहले नाम था उत्सव भोज, वर्तमान में उसका नाम क्या कर दिया है, कृष्ण भोज है वो कर दिया है।
उसी प्रकार की जन सहभागिता कलेक्ट करने के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी CSR के तहत कोई भी कंपनी यहाँ पर है ना इन्वेस्ट कर सकती है, यानी भोजन है वो लोगों को करवा सकती है, या कोई भी अन्य व्यक्ति वो क्या कर सकता है, आमजन को यहाँ पर अपनी जो भी शादी की सालगिरह वगैरह होती है, कोई भी बर्थडे वगैरह है, या फिर अन्य कोई ओकेजन होता है, तो उस अवसर पर यहाँ पर जाकर खाना है वो करवा सकते हैं। आगंतुक के लिए प्रायोजित जो भी भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। प्रायोजक व्यक्ति या संस्था को लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में करना होता है। जो भी प्रायोजक व्यक्ति या संस्था है उसको लागत राशि का भुगतान है वो संबंधित जो भी उनका बैंक अकाउंट है उसमें करना होता है, और इसमें प्रायोजक का नाम और अवसर के कारण का उल्लेख है वो डिस्प्ले बोर्ड पर दिया जाता है। जब वो भोजन करवाया जाता है, जिस दिन जो व्यक्ति भोजन करवाता है वहाँ पर, तो उसका नाम उस वहाँ पर लगी हुई डिस्प्ले बोर्ड है वहाँ पर, और उसके जो ओकेजन है वो सब बताया जाता है कि कौन से रीजन की वजह से आज इन महोदय ने ये खाने का प्रोग्राम आयोजित किया है, यानी भंडारा लगवाया है। और इस दिन जो भोजन है वो आगंतुक होते हैं जो भी, उनको उस प्रायोजित सीमा तक क्या मिलता है, फ्री में प्रोवाइड होता है। जितनी भी आपने प्रायोजित भोजन की सीमा निर्धारित की है कि इतनी क्वांटिटी का आप भोजन करवाना चाहते हो, तो वो उसमें फ्री है वो होता है। नगरीय क्षेत्रों में आपको देखने मिलेगा रसोई का संचालन कौन कर रहा है, स्वायत्त शासन विभाग है उसके द्वारा किया जा रहा है, अधीन जो भी नगरीय निकाय है उनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इन रसोई का संचालन है वो पंचायती राज डिपार्टमेंट करता है। तो ग्रामीण में तो इसमें कौन करता है, पंचायती राज डिपार्टमेंट करता है। शहरी क्षेत्रों में इसका संचालन है वो स्वायत्त शासन विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में आपको देखने मिलेगी 1000, और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने मिलेगी 942 पूर्ण रसोई योजना है कि ये संचालित है। नगरीय क्षेत्रों में तो कितनी है 1000, और ग्रामीण एरिया में कितनी कवर है 942 है। जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है इनका संचालन किया जा रहा है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है, इसके हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर बताया गया है कि 181। जैसे आपके पशुपालन के रिगार्डिंग जो भी हाल ही में थोड़े दिन पहले हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे 1962, उसी प्रकार से जैसे आपके एम्बुलेंस होता है 108, उसी प्रकार पशुपालन में होते हैं 1962, और आपके इसमें अन्नपूर्णा रसोई योजना में होते हैं हेल्पलाइन नंबर 181 होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी कम जगह ये देखने मिलता है। अन्नपूर्णा रसोई योजना वाला हेल्पलाइन नंबर है 181। इसके माध्यम से भोजन की गुणवत्ता और योजना से जुड़े जो भी दूसरे पहलू हैं उनसे संबंधित सुझाव और शिकायत है वो दर्ज कराई जा सकती है। सेकंड यहाँ पर एक न्यूज कवर की गई है वो है पारंपरिक आदिवासी डांस दांगड़ी है। इस अवसर पर अपनी जो बता सकते हैं राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये यहाँ पर आपके राजस्थान में आई थी। राजस्थान में मेनली रूप से ये आदिवासी एरिया का जो बेल्ट है बांसवाड़ा वाला, वहाँ पर ये इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी। तो इस डांस के रिगार्डिंग देख लेते हैं। दांगड़ी डांस है ये मेनली रूप से आपको साउथ राजस्थान में बांसवाड़ा ज़िले में और उसके आसपास की जो भी ट्राइब है उनके एरिया में आपको ये डांस है वो देखने को मिलता है। इसमें आदिवासी महिलाएं हैं वो पारंपरिक वेशभूषा धारण करके हाथों में झांझरी लेकर, और पुरुष क्या करते हैं ढोल के साथ डांस करते हैं। तो आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दांगड़ी डांस है ये कहाँ पर होता है, तो मेनली रूप से राजस्थान के जो साउथ वाला पार्ट है बांसवाड़ा और उसके आसपास के जो भी ट्राइबल एरिया है, हमें राजस्थान में ट्राइब मैक्सिमम रूप से साउथ में इंडिया में देखने मिलती है, साउथ राजस्थान में देखने मिलती है, और साउथ राजस्थान में ट्राइबल बेल्ट है वो आपको देखने मिलता है, वहीं पर ये डांस होता है। इसमें पुरुषों के हाथ में तो आपको क्या देखने मिलता है ढोल। इनमें आपसे एग्जामिनर है वो इससे भी कन्फ्यूज़न कर सकता है कि क्या महिलाओं के हाथ में ढोल होता है, नहीं पुरुषों के हाथ में तो आपको क्या देखने मिलेगा ढोल देखने मिलेगा। और महिलाओं के हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है, झांझरी वाद्य यंत्र होता है। तो झांझरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कैसा है घन होना चाहिए, आई थिंक घन ही होना चाहिए। और एक बार आप देख लेना क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि तत् और सुशीर जैसे तो इसमें कुछ लग रहा नहीं है। ये जो महिलाओं के हाथ में दर्शाया गया है आई थिंक ये घनी है, बजाया जाता है। तो महिलाओं के हाथ में होता है झांझरी और पुरुषों के हाथ में होता है ढोल वाद्य यंत्र यूज किया जाता है किसमें, दांगड़ी डांस में। और दांगड़ी मेनली रूप से आपके बांसवाड़ा और उसके आसपास के जिलों में आयोजित किए जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू है वो यहाँ पर आयोजित एक कार्यक्रम में बसंत पंचमी जो आपके माघ महीने में आती है, इसमें डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम है
वेणेश्वर धाम, जहाँ पर आपके सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम आपको देखने मिलता है। संत मावजी का यहाँ पर एक पवित्र स्थान आपको देखने मिलेगा। संत मावजी से रिगार्डिंग ये प्लेस आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर वेणेश्वर धाम यात्रा के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल, कुंडी, थाली की स्वर लहरियों पर पीले परिधानों से सजे लोक कलाकारों ने दांगड़ी नृत्य प्रस्तुत कर राष्ट्रपति महोदय हैं इनको पारंपरिक अंदाज में इनका स्वागत है वो किया गया था। हमारे लिए इसमें से काम की चीज़ क्या बनती है? दांगड़ी डांस कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा में। महिलाएं इस डांस में क्या करती हैं? हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ करती हैं? तो झांझरी। पुरुषों द्वारा यूज़ किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल। इसके अलावा ये कहाँ पर मेनली रूप से आपको देखने मिलेगा? वेणेश्वर जो धाम है वहाँ पर आपको देखने मिलेगा, जहाँ पर आदिवासी बेल्ट है वो देखने मिलता है, वहीं पर ये डांस देखने मिलता है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन एक और क्या बन सकता है? बसंत पंचमी की रिगार्डिंग आपसे पूछ सकते हैं। बसंत पंचमी है वो कौन से महीने में आयोजित होती है? तो बसंत पंचमी कब, कौन से महीने मंथ में होती है? हिंदू जो मंथ है जो आपके चंद्रमा पर आधारित है उसमें कौन से मंथ में होती है? तो ये माघ महीने में होती है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर बताया गया है पूंछरी का लोटा। पूंछरी का लोटा, जहाँ पर आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी जाते ही रहते हैं। इनके रिगार्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके लिए प्लेस आपको देखने मिलेगा। तो ये कृष्ण जी का एक प्लेस है और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने मिलते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। गिरिराज यानी गोवर्धन जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा। किलोमीटर भी पूछ सकते हैं भाई एग्जामिनर आपसे कि कितने किलोमीटर की ये परिक्रमा है, तो 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा आपको देखने मिलेगी। इसमें श्रद्धालु नंगे पैर चलते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा पर मार्ग का कुछ हिस्सा राजस्थान के भरतपुर, वर्तमान में देखें तो डीग जिले में आता है। तो नवीन डिस्ट्रिक्ट डीग के रिगार्डिंग आपको देखने मिलेगा। डीग में ये लोकेशन है। डीग में ही हमने देखा था विष्णु मंदिर 84 पिलर वाला पौराणिक विष्णु मंदिर, और जिसमें बिना मूर्ति का वो देखने मिलता है, क्योंकि आक्रांता है वो आए थे और उन्होंने मूर्ति वगैरह तो ले गए, लेकिन जो पिलर्स वगैरह है वहाँ पर आपको विष्णु, पार्वती, इनके रिगार्डिंग है जो भी मूर्तियाँ हैं वो उकेरित है वो देखने मिलती हैं। तो ये भी जो पूंछरी का लोटा है ये भी डीग में आता है और कितने किलोमीटर की है? 21 किलोमीटर की आपको देखने मिलेगी। और गोवर्धन जी से ये रिगार्डिंग संबंधित आपको देखने मिलेगा। इसमें पूंछरी का लोटा मंदिर पड़ता है। राजस्थान के श्रद्धालु पूंछरी का लोटा से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए ज़रूरी है कि वे पूंछरी का लोटा के दर्शन कर पर हाजिरी लगाएं। और उसके आसपास अनेक प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सतयुग के शिव और त्रेता युग के हनुमान और द्वापर के मधुमंगल और कलयुग के पूंछरी का लोटा आपको देखने मिलेंगे। इन्हें श्री गिरिराज महाराज के चरण भी माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? श्री गिरिराज महाराज के चरण भी माना जाता है। स्थानीय कहावत है, धन्य धन्य पूंछरी का लोटा, अन्न खाए न पानी पिए पड़ी रहे सिलोटा। ऐसी वहाँ पर एक लोक कहावत आपको देखने मिलेगी, धन्य धन्य पूंछरी की लोटा, अन्न खाए न पानी पिए पड़ी रही सिलोटा। इसमें इनके स्वभाव का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार धन्यवाद है पूंछरी के लोटा को, जो अन्न भी नहीं खाते, जल भी नहीं पीते और शिला की तरह एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। जय हो भाई पूंछरी का लोटा जी, हमारा भी कल्याण कर देना। जैसे भजनलाल जी का किया है उसी तरह हमारा भी कल्याण कर देना, स्पेशली मेरा तो कल्याण कर ही देना। तो पूंछरी का लोटा की परिक्रमा कितने किलोमीटर की है? 21 किलोमीटर की है। और जो भी मेरे फ्रेंड्स फॉलोवर हैं उनका भी थोड़ा भला कर देना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको न्यूज़ कवर की गई है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर 2% की वैट है, इसमें कटौती की जाएगी। आमजन को मिली राहत, सीमावर्ती जिलों में तस्करी पर लगाम। अब इसमें आपकी न्यूज़ में ये है पेट्रोल के रिगार्डिंग। तो इससे पेट्रोल के से आपसे क्या पूछ सकते हैं, क्या पेट्रोल पर जीएसटी लगती है या नहीं लगती? तो भाई पेट्रोल हो चाहे शराब हो, इन पर जीएसटी नहीं लगती। मेनली रूप से आपकी शराब वाला मेनली रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, क्या शराब है वो जीएसटी के दायरे में आता है क्या? तो शराब जीएसटी के दायरे में नहीं आता। बाकी अदर जो भी मटेरियल है, आप घी हो, चीनी वगैरह हो, शुगर वगैरह, या फिर आपके अदर जो भी शिक्षा एजुकेशन वगैरह हैं, इन पर सब पर जीएसटी लगती है। और जीएसटी भी कितनी रेट में लगती है आपकी? 0% है, 5% है, 12% है, और इस अकॉर्डिंग जीएसटी की रेट है वो अलग अलग देखने मिलती है।
तो भाई हाल ही में न्यूज़ में यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश में जो भी पेट्रोल और डीजल है इसमें वेट में कटौती की गई है 2% की। नेक्स्ट वापस आपसे न्यूज़ कवर की गई है। नेक्स्ट अदर न्यूज़ आ जाती है। कोटपुतली के गांव भालोजी, जहाँ पर आपके सोलर प्लांट फर्स्ट जो पीएम कुसुम योजना का फर्स्ट प्लांट लगा था कोटपुतली के भालोजी गांव में लगा था। यहाँ पर सौर ऊर्जा महाअभियान का सूर्योदय हुआ है। कोटपुतली के गांव भालोजी में हुआ सौर ऊर्जा है इसका महाअभियान का सूर्योदय। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा, जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है जिसकी स्थापना आप बता सकते हो 9 अगस्त 2002 में हुई थी। कब हुई थी? राजस्थान जो अक्षय ऊर्जा निगम है इसकी स्थापना हुई थी 9 अगस्त 2002 में हुई थी। राज्य में जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है इसके द्वारा जो संचालित पीएम कुसुम कंपोनेंट ए है, इसके अंतर्गत देश के प्रथम जो सौर ऊर्जा संयंत्र है इसमें जयपुर से इसकी कोटपुतली जो तहसील है भालोजी गांव, वहाँ पर 1 अप्रैल 2021 को उत्पादन शुरू हुआ था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पीएम कुसुम योजना का जो फर्स्ट प्लांट है वो राजस्थान में कहाँ लगा था? तो ये एक तो भालोजी गांव में लगा था। सेकंड आपसे पूछ सकते हैं कब लगा था? तो 1 अप्रैल 2021 को इसका उत्पादन है वो शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2021 को। परियोजना की स्थापना के लिए विद्युत क्रय जो अनुबंध है उसके तहत गत 2 सितंबर को जयपुर विद्युत वितरण निगम है इसकी ओर से राजस्थान ऊर्जा विकास निगम है तथा देवकरण यादव के मध्य 25 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। बताना क्या चाहता है? परियोजना की स्थापना के लिए एक MOU वगैरह या कुछ हुआ होगा, विद्युत क्रय अनुबंध एक MOU साइन किया गया है। और कब साइन किया गया है? 2 सितंबर को ये साइन किया गया है। जयपुर जो विद्युत वितरण निगम है, आपके जयपुर विद्युत वितरण निगम देखने मिलता है। इसके अलावा आप अजमेर विद्युत वितरण निगम देखते हो। और एक और कौन सा? आपके जोधपुर विद्युत वितरण निगम। 3 विद्युत वितरण निगम कंपनी आपके राजस्थान में स्थित है। उनमें से जो जयपुर विद्युत वितरण निगम है उसकी ओर से राजस्थान जो ऊर्जा विकास निगम है तथा देवकरण यादव, अब ये देवकरण यादव कौन है मुझे नहीं पता है, इनके मध्य 25 वर्ष की अवधि के लिए एक MOU वगैरह कुछ साइन किया गया है। और इसके तहत यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। भालोजी गांव में इस परियोजना का निर्माण 3.50 एकड़ की भूमि पर किया जा रहा है। 1 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना का निर्माण में लगभग 70 करोड़ की लागत से किया जाएगा। अंगदान महादान के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई न्यूज कवर की गई है। अंगदान महादान जो अभियान चला था तो उसमें आपसे पूछा क्या जा सकता है कि कौन कौन से जो ऑर्गन है वो इसमें डोनेट किए जाते हैं। तो कौन कौन से अंगों का दान किया जा सकता है? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रतिशत देवताओं के जागरूक स्तर को दर्शाता है कि 99% आँख, गुर्दे वगैरह यानी कि आपकी किडनी वगैरह 98%, हार्ट 86%, इसके अलावा लीवर 68, यकृत लीवर को ही बोलते होंगे, और 33% फेफड़े लंग्स वगैरह, त्वचा स्किन 30%, हड्डियाँ बोन है वो 17%, आंत इंस्टेटाइन आपके 15%, अग्नाशय पेनक्रिया आपके 11%, नस जो भी आपके हैं वो यह है 9%। एक दाता अंग दान करके 8 और उत्तक करके 50 लोगों की जान बचा सकता है। कोई भी डोनर है वो अपना जो ऑर्गन डोनेट करता है तो उसमें के माध्यम से वो 8 तो एक दाता अंगदान करके 8 और उत्तक है जो भी टिश्यू कोई भी टिश्यू डोनेट करता है तो 50 लोगों की जान है वो इससे बचा सकता है। देख लेना अगर आपको काम की लगे तो, क्योंकि इतना परसेंटेज वगैरह तो याद रहता नहीं। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो अभी हाल में जिस फैक्ट को कवर किया गया था वो था आपके वृक्षारोपण। हरियाली राजस्थान हरियाली दिवस के जो है हरियाली अमावस्या वाले दिन से जिसकी स्टार्ट हुई थी आपके अभियान की, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर फैक्ट है वो कवर किया गया है कि जो सबसे ज़्यादा पेड़ लगाओ वाला अभियान चलाता है एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जिसकी सेंटर में मोदी जी ने स्टार्ट की थी और बाद में विभिन्न जो भी स्टेट वगैरह है उन्होंने ये अभियान चलाया। विभिन्न डिपार्टमेंट है उनके अलग अलग आपको इसमें अभियान देखने मिलते हैं, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। इसमें जो टारगेट रखा था वो था 7 करोड़ पौधारोपण का महाअभियान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून, पर्यावरण दिवस कब आता है? 5 जून को आता है। 5 जून को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वृक्षारोपण महाअभियान है इसकी शुरुआत की और टारगेट रखा है इस अभियान में 7 करोड़ पौधे
में से 3 करोड़ पौधे आमजन की रियायती दर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं 3 करोड़ पौधे हैं वो राजकीय भूमि में और 1 करोड़ पौधे हैं वो ओरन और जो भी चारागाह भूमि है वहाँ पर लगाए जाएंगे। जो टोटल 7 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 7 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, उनमें 3 करोड़ तो आमजन के रियायती दर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा 3 करोड़ है वो गवर्नमेंट की जो भी भूमि है, लैंड वगैरह है, वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और 1 करोड़ ओरण या चारागाह भूमि। ओरण किसे बोलते हैं? राजस्थान में ओरण उसे बोलते हैं जो राजस्थान में मंदिर के आसपास की जो खाली पड़ी हुई ज़मीन होती है, जो भी लैंड होती है, उसे क्या बोलते हैं? मेनली रूप से ओरण कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ पेड़ वगैरह है, प्लांट वगैरह लगाए जाएंगे और इस प्रकार के कितने प्लांट लगाए जाएंगे? टोटल जो भी चारागाह भूमि होगी, जो भी ओरण की भूमि होगी, वहाँ पर 1 करोड़ प्लांट है वो लगाए जाएंगे। एक एक माँ एक के साथ एक पेड़ माँ के नाम। माँ के साथ एक पेड़ माँ के नाम। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने प्रदेश के 23 जून से प्रारंभ एक पेड़ माँ के नाम अभियान में मुख्यमंत्री आवास पर अपनी माताजी श्रीमती, जो भी इनकी माताजी नाम है, गोमती देवी, बेल का पौधा लगाया। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये बेल के पौधे लगाते हैं। अच्छा, बेल पत्र वाला होगा। ऐसे लगाओ ना, आम वगैरह के लगाओ, कुछ फ्रूट के लगाओ। अपने आप ही पौधों का फिर अपने आप ही संरक्षण हो जाएगा अगर 2-3 साल बाद में उसके फ्रूट लगेंगे तो। वरना तो कुछ भी ऐसे लगा किया जाओगे तो ना पानी डलेगा, ना उनके कोई प्रोटेक्शन वगैरह करने वाला है। हमारे लिए इस न्यूज़ में यही था कि ये कोई नहीं पूछेगा इनकी माताजी का नाम क्या है वगैरह। पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को। नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? तो 5 जून को किया गया था। राजस्थान में इसके रिगार्डिंग जो शुभारंभ आपको देखने मिलेगा वो यहाँ पर बताया गया है। सुजस वाली जो बुकलेट है उसमें से प्रिंट लिया गया है। 23 जून से प्रारंभ हुआ था एक पेड़ माँ के नाम अभियान। राजस्थान में 23 जून से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को आपका योग दिवस होता है और उसमें यहाँ पर फैक्ट उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कवर किया गया है। इंटरनेशनल योग दिवस है, इसको बनाने का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उनको जाता है। उन्होंने सबसे पहले 2014 में यूएन में एक प्रस्ताव वगैरह लेकर आए थे कि इस प्रकार योग दिवस वगैरह कुछ बनाए जाने चाहिए। तो उसमें भारत के प्रयासों से ये योग दिवस है ये बनाना, सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ है। 2014 में पहले कार्यकाल के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी है, उन्होंने यूएन में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था और संयुक्त राष्ट्र ने संघ है उसके द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया था। इस दौरान 177 जो भी कंट्री है उनके द्वारा भारत के समर्थन में आए थे और उसके बाद में साल 2015 से 21 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इस वर्ष की जो थीम थी योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इस वर्ष की जो 2024 वाला था उसकी थीम थी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में है, वहाँ पर एक सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शिरकत और योगाभ्यास करते हैं जो राज्यपाल श्री कलराज मिश्र विजयलाल में। तो ये कोई नहीं पूछेगा कि कौन कर रहा था कौन नहीं कर रहा था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें पूछा जाने वाला फैक्ट है कि 10वें जो योग दिवस था 2024 में उसकी थीम क्या थी? तो योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, खुद के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। योग फॉर सेल्फ और सोसाइटी, ये इसकी आपको थीम याद रखनी है। इसका फर्स्ट योग दिवस कब बनाया गया था? 21 जून 2015 को। पहला योग दिवस 21 जून 2015 को और अभी 10th नंबर का हुआ था, 10वें नंबर का, और उसमें जो थीम रखी गई थी योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ कवर की गई थी सुजस में वो आपके जल वाली जो न्यूज़ है वो कवर की गई थी। इसके रिगार्डिंग मैंने जो काफ़ी वीडियो पहले सुजस के अपलोड किए हैं तो उसमें भी हमने बार बार इसी को डिस्कस किया था, जो अपने या तो इसी चैनल पर अपलोड किए होंगे या फिर जो पुराना वाला अपना चैनल था तो उस पर अपलोड किए गए थे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, जिसके तहत हमने देखा था कि सुजस में वो कंटिन्यू न्यूज़ है वो कवर हो रही थी। एक तो आपके पीकेसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, एक वो ताजे वाला हेड जो समझौता हुआ था हरियाणा के साथ, तो उसके रिगार्डिंग ज़्यादा न्यूज़ कवर हुई थी। अब हम वापस देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी आपको देखने मिलेगी। जल सहेजने की रीति अब प्रदेश की नीति।
11,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय करके 20,000 गाँवों से में बनेंगे 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। ग्रामवासी हैं उनमें रात्रि चौपाल में होगी चर्चा, संपूर्ण जानकारी। और इसके अलावा GIS एवं रिमोट सेंसिंग तकनीक है, इसका यूज है वो किया जाएगा। राजस्थान में भौगोलिक प्रदेश है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि राजस्थान में 1.16% के अराउंडिंग यहाँ पर ग्राउंड वाटर है वो देखने मिलता है। और इसमें वर्षा के जल पर ही हमारी ज़्यादा आपको डिपेंडेंसी है वो देखने मिलती है, तो इसलिए हम जल संचय पर ज़्यादा फोकस है वो कर रहे हैं। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ वर्षा के जल की एक एक बूंद को अमृत के समान सहेजने की सीख देती है। और बावड़ी वगैरह ये मुख्यमंत्री जो जल स्वावलंबन अभियान 2.0 है, जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान आपके झालावाड़ से स्टार्ट हुआ था, गर्दन खेड़ी से जो स्टार्ट किया गया था आपकी वसुंधरा राजे को जो मुख्यमंत्री थी, तो वसुंधरा राजे की जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है, तो वर्तमान में जो इसका फेज़ 2 चल रहा है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान फेज़ 2, इसकी शुरुआत कर वर्षा जल के संरक्षण की दिशा में प्रतिबद्धता है वो दोहराई गई है। लेखानुदान आपके जो बजट वर्ष है 2024-25, इसमें मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत हुई है। अभियान का मेनली उद्देश्य आम सहभागिता सुनिश्चित करके बावड़ी खड़ीन क्या होती है आपकी, जो रेगिस्तानी बेल्ट में जो नीचे बालुका स्तूप के मध्य जो ज़मीन का जो धसा हुआ पार्ट है, वहाँ पर जो अगर पानी वानी कलेक्ट हो जाता है, जहाँ पर आपके पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन कृषि की जाती है, तो उसे बोलते हैं खड़ीन। तो इन खड़ीन हो, चाहे तालाब हो या फिर झालरा जो टैंक वगैरह होते हैं, या फिर कुई हो, नाड़ी हो या फिर झील, इनके प्राकृतिक जल संरक्षण की जो भी सोर्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा, इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह किया जाएगा, इनको वापस पुनर्जीवित किया जाएगा। और इस अभियान के तहत 11,000 करोड़ रुपये से 11,200 करोड़ रुपये की राशि से आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँवों और 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो बनाए जाएंगे। इस वर्ष 5,000 से अधिक गाँवों का चयन है वो किया गया है। राज्य जल स्वावलंबन अभियान समिति कौन कौन से सदस्य वगैरह बने हैं, तो आई थिंक इतना काम का नहीं है। प्रदेश में जल क्रांति का सूत्रपात, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको देखने मिलता है, और इसमें राज्य के कुल क्षेत्रफल का आपको देखने मिलेगा 61% एरिया है वहाँ पर आपको मरुस्थल है, डेजर्ट है वो देखने मिलते हैं। अपने राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, जो मेनली रूप से इंडिया में देखें तो इंडिया में और पाकिस्तान में डिवाइडेड है। पाकिस्तान में तो इसका 15% आता है, इंडिया में आता है 85%। इस 85 में से भी राजस्थान में कितना आता है, 61% आपको देखने मिलता है। राजस्थान में कितना है, 61% पार्ट पर ये थार का मरुस्थल है, वो इसके जोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पर 61% पार्ट पर आपको देखने मिलता है थार का मरुस्थल है वो देखने मिलता है। इसके अलावा आपको 9% भाग पर आपको अरावली बेल्ट देखने मिलते हैं, और 23% भाग पर आपको क्या देखने मिलता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो देखने मिलता है। बाद में आप हाड़ौती वाला प्रदेश मान सकते हो, रिमेनिंग कितना 6.89 वगैरह या इससे कुछ परसेंट है, ये है 61.11% होना चाहिए मरुस्थल। 61.11% पर आपके डेजर्ट है, 9% पर आपके अरावली वाला पार्ट आता है, 23% पर आपका पूर्वोत्तर मैदान आते हैं, और 6.89% पर आपको हाड़ौती बेल्ट है वो देखने मिलता है। तो 61% पार्ट पर आपके राजस्थान में डेजर्ट है वो देखने मिलता है, और इसमें सतही जल है देखोगे राजस्थान में तो ये देखने मिलेगा 1.16% है, यहाँ पर राजस्थान में सतही जल है, सरफेस वाटर है देखने मिलता है। यहाँ सतही जल सोर्स हैं, इसकी कमी और वर्षा जल की मात्रा निरंतरता की कमी, अत्यधिक भूजल दोहन है, इसकी स्थिति है वो अत्यधिक चिंताजनक है वो देखने मिलती है। भूजल दोहन की बात है तो मैं बता दूं आपको कि हमारे राजस्थान में 38 वो आपके क्या है सुरक्षित ब्लॉक है वो देखने मिलते हैं। इसके अलावा 216 के अराउंडिंग जो ब्लॉक है वो आपको डार्क जोन में देखने मिलते हैं। 22 के अराउंडिंग आपके क्या है, 22 और 23 में जो विषम और ये वाले हैं, थोड़े से आप देख लेना इसके रिगार्डिंग। इको सर्वे वाली जो बुक अभी बजट आया था उसमें आपको देखने मिलेगा ये बेल्ट परसेंटेज। तो हम बात कर रहे थे ब्लॉक वगैरह की, तो मैं ही बता देती हूँ आपको।
जो भूजल दोहन की रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में 2023 वाली रिपोर्ट, उसमें बताया गया था कि आपके जो अति दोहित ज़िले कितने हैं, सॉरी ब्लॉक हैं। यहाँ पर जो भी हम बात करें ज़िले नहीं, ब्लॉक की रिगार्डिंग बात करें कि हमारे जो 216 ब्लॉक हैं वो तो क्या है, अति दोहित है, उनका तो अपने अधिक दोहन वगैरह है, वहाँ से तो पानी वगैरह अधिक निकाला है। सुरक्षित जो ब्लॉक वो आपको देखने मिलेंगे 38 ब्लॉक है वो सुरक्षित हैं। विषम तो 23 है। विषम की संख्या से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 23 वैसे भी आपके इवन नंबर होता है, तो इवन ही क्या है, विषम है, ब्लॉक है, वो देखने मिलेंगे। अर्ध विषम में यहाँ पर आपको 22 बताए गए हैं। 22 क्या है, आपके अर्ध विषम ब्लॉक है वो आपको देखने मिलेंगे। और लवणीय ब्लॉक आपको देखने मिलेंगे, 3 ब्लॉक है वो आपके लवणीय हैं, जिनमें सेलाइन देखने मिलती हैं, वो 3 ब्लॉक हैं। तो इस प्रकार टोटल 302 ब्लॉक के रिगार्डिंग जो भूजल दोहन की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था टोटल 302 ब्लॉक हैं, उनमें से 3 तो क्या आ गए, 302 से तो 3 तो आप ले लो लवणीय, 38 ले लो आप सुरक्षित ले लो। इसके अलावा 2 से एंडिंग हो रहा है तो 2, 3 तो क्या हो गए, विषम हो गए, 2 2 क्या हो गए आपके सम हो गए, और 216 आपके क्या हो गए, अति दोहित ब्लॉक है वो आपको देखने मिलेंगे। और इसमें जो भूजल दोहन की परसेंटेज भी आपको देखोगे तो वो कितनी रही थी, 148% है वो देखने मिलती है। अत्यधिक भूजल दोहन की स्थिति चिंताजनक रही और इसमें विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ घटनाओं के बाद में भी हर व्यक्ति को पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें हैं वो प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, बहुत ही प्रयास कर रही है राज्य सरकार। और इस हेतु राज्य सरकार ने जो हमारी जो पीकेसी प्रोजेक्ट है, संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, इसके रिगार्डिंग जो पहले इसका पूर्व नाम आपको देखने मिलता है पूर्वी राजस्थान नहर, और इसमें पहले इसमें 13 ज़िले आते थे, बाद में वापस ज़िलों की संख्या 50 हुई तो ज़िले बढ़कर हो गए थे 21 ज़िले। अब वर्तमान ज़िले हैं वो वापस से ज़िलों की संख्या में वापस कमी हुई है, लेकिन वापस कितने ज़िले कवर होंगे तो ये नहीं बताया गया है। तो सबसे पहले जो 33 ज़िले थे उनमें से तो आते थे इसमें 13 ज़िले, फिर 50 जब ज़िले डिस्ट्रिक्ट हुए तो हम इसमें ज़िले आने लगे 21। और ये आपकी है संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना की रिगार्डिंग। तो पीकेसी प्रोजेक्ट से आपसे पूछा जा सकता है कितने ज़िले लाभान्वित होंगे। यहाँ पर ये न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है कि संशोधित जो पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना है पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट, जिसे पहले इसका नाम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना देखने मिलता है और अभी इसका नाम चेंज वापस आपको अयोध्या नाम से देखने मिलेगा। अयोध्या के अकॉर्डिंग कुछ नाम है, उसको भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें वर्तमान में ज़िले कितने आते हैं, 21। उधर मेवाड़ अंचल में उदयपुर की जीवन रेखा बनकर उभरी देवास परियोजना के 3rd और 4th चरण है, इसकी सौगात देश को मिल गई है। अब से आपसे नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, देवास प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर संचालित है। तो देवास प्रोजेक्ट है वो चल रहा है कहाँ पर, उदयपुर में। उदयपुर में आपको एक तो देखने मिलता है लिंक आपके मैं से है कुछ, और एक है ये देवास है। मैं से तो वो आपके मानसी वाकल वाला प्रोजेक्ट देखने मिलता है, और दे से देवास प्रोजेक्ट है वो देखने मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की गई है वो आपकी यमुना जल समझौते की रिगार्डिंग बताया गया है। यमुना जल समझौते है जिसके लिए जो आप हमारे सीकर, चूरू, झुंझुनू, निमका थाना को इसको जो हरियाणा के ताजावाला हेड ब्लॉक है वहाँ से पानी लाया जाएगा और उससे यहाँ पर पानी है, सिंचाई और पानी की सुविधा है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ बताई गई कि इस तरह 3 दशकों से अटका जो प्रोजेक्ट है यमुना जल समझौता, उसको भी वर्तमान गवर्नमेंट ने पूरा किया है। यमुना जल समझौते से अब शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू और निमका थाना भाई, जब ये न्यूज़ सूजस में आ रही थी तब निमका थाना जिला था, वर्तमान में निमका थाना जिला नहीं है। इसकी रिगार्डिंग मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि निमका थाना जिला है वो नहीं रहा है। तो यमुना जल समझौते के तहत वर्तमान में कौन से ज़िले लाभान्वित होंगे, आपके शेखावाटी बेल्ट में सबसे पहले मेरा सिक्कर यानी हमारा सिक्कर, उसके अलावा चूरू और झुंझुनू, ये इनको इससे लाभान्वित होंगे। और इसके अलावा वापस ये फैक्ट कवर किया गया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 है, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हो गई है और इसके तहत प्रदेश के 11,200 करोड़ रुपए की राशि से कितने अमाउंट गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, 11,200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट कर रही है। और इसके माध्यम से 4 वर्षों में 20,000 गाँव हैं वहाँ पर जो भी टाँके, नाड़ी है, इस प्रकार के वर्क है वो किए जाएंगे। जैसे 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है इनका निर्माण और इनका
पुनरुद्धार है, इनका कंस्ट्रक्शन और इनका रीडेवलपमेंट कार्य किया जाएगा। कितने रुपए से? 11,200 करोड़ रुपए, और 4 वर्षों में किया जाएगा। कितने गांव यहाँ पर कवर किए गए? 20,000 गांव है, उनको कवर किया गया है। 11,200 करोड़ रुपए हैं, 4 वर्ष है, 20,000 गांव को कवर करती है। कौन सी? आपकी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि जो नए क्रिमिनल लॉज हैं वो लागू हो गए हैं, और इसमें आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इसका जो फर्स्ट जिसमें FIR दर्ज हुई थी वो आपके पाली के सादड़ी में हुई थी। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है कि नए क्रिमिनल लॉज है वो अभी हाल में लागू हो गए हैं, और इसमें राजस्थान में ई साक्ष्य ऐप है वो भी लॉन्च किया गया है। जो न्यू क्रिमिनल लॉज है उसके रिगार्डिंग राजस्थान में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो राजस्थान में ई साक्ष्य एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है। 1 जुलाई से राजस्थान में कौन से कानून लागू है? जो नए क्रिमिनल लॉज है, यानी जिनका नाम देखने को मिलता है नवीन आपराधिक कानून, इसके तहत राजस्थान में ये 1 जुलाई से लागू हुए थे। और इसके तहत डिजिटल साक्ष्यों का ऐप के माध्यम से संकलित करके क्लाउड स्टोरेज पर राजस्थान की द्वारा नई शुरुआत की गई। राजस्थान पुलिस द्वारा नई शुरुआत की गई, यानी जो भी डेटा है उनको क्लाउड पर स्टोरेज किया जाएगा। मेनली रूप से डिजिटल फॉर्म में उनको स्टोरेज है वो किया जा रहा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो NIC है उसके द्वारा तैयार किया गया इस साक्ष्य ऐप को पूरे प्रदेश में के लिए लॉन्च किया गया। इस साक्ष्य ऐप है, इसको तैयार किसने किया है? इस साक्ष्य ऐप को तैयार करने वाली संस्था का आपको देखने को मिलेगा नाम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने इस एप्लीकेशन को तैयार किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आपकी BNSS है, इसके तहत किसी भी अपराध से संबंधित एविडेंस है उनको डिजिटल रूप में संकलित सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस ऐप को अनुसंधान अधिकारी आयोग अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके घटना से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं उनको डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकेंगे, और सभी प्रकार के सर्च एवं जो भी सीजर की वीडियोग्राफी वगैरह है वो भी इस एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। वीडियोस की जो भी हैफ व्यू है उसको तत्समय ही निकाली जाएगी। ये होता क्या है मुझे भी नहीं पता। वीडियोस की हैप है या हैश बताया गया है, हैश व्यू उसी टाइम पर निकाली जाएगी। न्यायालय में पहुंचने तक इसे सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं इस ऐप पर संकलित जो भी साक्ष्य हैं उनको सीधे क्लाउड पर डाला जाएगा। ऐसे में क्लाउड पर सुरक्षित डिजिटल साक्ष्यों पर किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकेंगी, और जो भी पारदर्शी तरीके से अनुसंधान का रिसर्च का मार्ग है वो प्रशस्त होगा। प्रदेश में अलग अलग पुलिस जिलों में 4,000 तो प्रदेश में अलग अलग पुलिस जिलों में 4,000 जो भी ट्रायल वीडियो है ये मंगाकर इस ऐप का परीक्षण है वो भी टेस्टिंग वगैरह की गई है। ई साक्ष्य जो ऐप है उसकी टेस्टिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके नेशनल जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसके द्वारा डेवलप किया गया था। सफल परीक्षण के बाद में इस ऐप है इसको पूरे प्रदेश में लागू है उपयोग के लिए जारी है करने के निर्देश है वो दिए गए हैं। तो ई साक्ष्य ऐप विज्ञान जो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र है, नेशनल जो IT डिपार्टमेंट है, नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर NIC, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसके द्वारा इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया है। कब से लागू हुआ है नए क्रिमिनल लॉ? वो है 1 जुलाई 2024 से लागू हुए थे। 1 जुलाई 2024 की डेट भी आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा राजस्थान गवर्नमेंट ने जिसे हाईलाइट किया था वो आपके राइजिंग राजस्थान वाले प्रोग्राम को किया था। राइजिंग राजस्थान वाला प्रोग्राम कब से कब तक चला था? 9 से 11 दिसंबर 2024 के मध्य चला था, और इसमें अलग अलग जगह है वो मीटिंग वगैरह हुई थी। जैसे कि सबसे पहले जब 9 दिसंबर को कार्यक्रम हुआ था तो हमारे PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे राजस्थान में। उनको हमने विनोद जांगीड़ जी हैं एक आपके आप बता सकते हो चित्रकार या फिर कलाकार, जिनके द्वारा तलवार भेंट की गई थी, और उस तलवार की विशेषता ये थी कि वो 40 इंच के अराउंडिंग तो लंबी थी, और आई थिंक वो 2 किलोग्राम उसका भार आपको देखने मिलेगा। और उस पर 7 पेज में 7 जो छोटे छोटे चित्र है वो उकेरित किए गए थे। किसके रिगार्डिंग? महाराणा प्रताप है उनके जीवन के रिगार्डिंग जो चित्र है वो उकेरित किए गए थे, जिसमें से शायद तक आई थिंक फर्स्ट में महाराणा प्रताप का दृश्य है, और उसके अलावा थर्ड में होना चाहिए प्रताप के बेटे जो अमर सिंह हैं उसके रिगार्डिंग जो आपने स्टोरी सुनी होगी बचपन में कि जो अमर सिंह है उनकी रोटी है वो जो बिलाव है वो छीन के ले जाता है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ डायग्राम वगैरह है वो बताए गए हैं। लास्ट में मान सिंह और
उनके जो प्रताप का घोड़ा चेतक है उनके रिगार्डिंग यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये आप देख लेना। हो सकता है मैं इनके सीरीज़ बताने में मेरे को ऊपर नीचे हो जाए कि कौन से डायग्राम में कौन सा है। तो लेकिन हाँ ये है कि इन्हें एक मोदी जी को उस दिन 9 दिसंबर को एक तलवार भेंट की गई थी। विनोद जांगेड़ ने उसका निर्माण किया था। चंदन की बनी हुई तलवार थी और उस पर महाराणा प्रताप के रिगार्डिंग चित्र है वो अंकित किए गए थे। तो हम देख रहे हैं हमारी जो बात चल रही थी वो थी राइजिंग राजस्थान के रिगार्डिंग। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए थे और इसकी थीम है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइजिंग राजस्थान है, इसकी थीम थी 3R। 3R कैसे? रिप्लेट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी। इस प्रकार से इसकी थीम है वो आपको देखने मिलती है। 9 से 11 दिसंबर को हुआ था। और इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट एक इसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने जिसे हाईलाइट किया था वो था राजस्थान की जीडीपी बताई गई थी। राजस्थान की जीडीपी है मेनली रूप से आपने इको सर्वे में पढ़ा होगा कि राजस्थान की जीडीपी बताई जाती है करंट और जो भी आपके प्रचलित मूल्य हैं कांस्टेंट और करंट दोनों प्राइस पे बताई जाती है। लगभग जो करंट प्राइस है उस पर बताई जाती है 15.28 लाख करोड़ के अराउंडिंग। और जो स्थिर मूल्य है वहाँ पर बताई जाती है आपको 8.45 करोड़ रुपये उसकी बताई जाती है। और जो करंट प्राइस है वो बताई जाती है 15.28। राइजिंग राजस्थान में जिस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस बताया गया था वो इस 15.28 को बिलियन में बताया था। हम बता रहे थे इकोनॉमिक सर्वे में आपने पढ़ी होगी करोड़ में, इसको बिलियन में बताया गया था। 382 बिलियन के अराउंडिंग इसको बताया गया। 180 बिलियन बताया था, टारगेट इसका डबल करना था 382 के अराउंडिंग। अभी हम वापस देख लेंगे और भी कोई कन्फ्यूज़ रहा तो मैं आपको क्रॉस चेक करके बता दूंगी। तो जो राइजिंग राजस्थान वाला कार्यक्रम हुआ था मेनली रूप से 911 दिसंबर के मध्य ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। और इसमें जो एक तो डिपार्टमेंट आपको CII देखने मिलेगा, इसके अलावा आपको BIP डिपार्टमेंट देखने मिलेगा। BIP इसकी नोडल एजेंसी थी। इसके अलावा इसमें CII भी थी, सेंटर का जो CII वाला जो आपके क्या बता सकते हो आप। BIP भी एक संस्था है, सेंटर की संस्था CII है। इसके अलावा आपके उद्योग विभाग इसमें कार्यरत था, उनके द्वारा ये कार्यक्रम वो आयोजित किया गया था। तो 9 से 11 दिसंबर के मध्य हमारे राजस्थान में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी और 35 लाख करोड़ के रिगार्डिंग इसमें MOU साइन किए गए इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है, उसमें उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताया था कि देश विदेश की जो भी कंपनियां हैं, जो भी संस्थाएं हैं, निवेशक है वो प्रदेश में आकर्षित होंगे, वो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करेंगे और इससे राजस्थान का डेवलपमेंट होगा। इसमें कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसके रिगार्डिंग त्रिपक्षीय MOU है वो भी साइन किया गया है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ आ जाती है वो आ जाती है कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रिगार्डिंग। उससे पहले मैं आपको क्रॉस चेक करके बता देती हूँ आपके राइजिंग राजस्थान वाली जो बिलियन में GDP है वो बता देती हूँ। राजस्थान की जो GDP इसी राइजिंग राजस्थान में बताई गई थी बिलियन में, वो बताई गई 182 बिलियन डॉलर बताई गई थी। और उसको बढ़ाकर हमारा टारगेट इसमें बताया गया था 350 बिलियन डॉलर। आई थिंक मैंने भी यही बताया था आपको। ये फाइनल डाटा है 182 बिलियन डॉलर है वो राजस्थान में राइजिंग राजस्थान में बताई गई थी। और जो इसको बढ़ाने का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था वो रखा था 350 बिलियन डॉलर का। इसके अलावा वर्तमान में हमारी GDP कितनी देखने मिलती है वो आपको 2023-24 में, सॉरी 2024-23 हाँ, इसमें स्थिर मूल्य पर 8,45,115 करोड़ रुपए आपको देखने मिलेंगे। प्रतिशत के पर टर्म पर आपको देखने मिलेगी ये 8.3। और जो प्रचलित मूल्य वाली है वो आपको देखने मिलेगी 15,28,385 करोड़ डॉलर, 385 करोड़ रुपीज़। और परसेंटेज में ये है 12.56। ये है 8,45,115 करोड़ रुपए। परसेंट में देखोगे 8.3 और ये प्रचलित मूल्य पर देखने मिलेगी 15,28,385 करोड़ रुपए। परसेंट में देखोगे तो 12.56% है वो इसकी देखने मिलती है। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसके लिए रिगार्डिंग हाल ही में त्रिपक्षीय MOU साइन किया गया है। पूछा जा सकता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है, कोटा में। इसमें तो शायद ये क्वेश्चन बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का डेवलपमेंट कहाँ पर किया जा रहा है, कोटा में।
नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है मुख्यमंत्री का स्वर्ण नगरी जैसलमेर का दौरा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है वो किसी महीने में, मंथ का मुझे भी नहीं पता, किसी महीने में जैसलमेर दौरे पर गए हुए थे और वहाँ पर वो सोनार किले हैं वहाँ पर भी गए थे। सोनार किले से उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान है वो स्टार्ट किया था। तो हर घर तिरंगा अभियान है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? जैसलमेर के सोनार फोर्ट से हुई थी। अगर करंट से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो इसी रिगार्डिंग बना सकता है कि इस हर घर तिरंगा अभियान है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। अखेट पोल गेट से हनुमान सर्किल तक के निकाली गई इस यात्रा में मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जो हैं उन्होंने तिरंगा अपने हाथ में लिया और राष्ट्रीय एकता और गौरव का संदेश दिया था। जैसलमेर के किले का नाम ही क्या है? सोनार है। और जालोर वाला है वो आपके सुवर्णगिरी वाला है। ये आप कल्चर के रिगार्डिंग देखना, जालोर वाला स्वर्ण है, जैसलमेर वाला सोनार है। सोनार किला क्योंकि ये पीले पत्थरों से निर्मित है और इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सोनार किला कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर कितनी बुर्ज है वो बनी हुई है ये भी आप क्रॉस चेक कर लेना। आई थिंक 99 बुर्ज इसमें आपको देखने मिलेगी और 99 बुर्ज इसमें है। ब्लू सिटी आपको किसके होते हैं? वो ब्लू सिटी आपके जोधपुर वाला है। इसकी बुर्ज वगैरह है वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है देखे हुए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जैसलमेर के ऐतिहासिक श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर है। जैसलमेर में आपको तनोट माता जी का मंदिर देखने मिलेगा। वहाँ पर भजनलाल शर्मा ने दर्शन किए थे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तनोट माता का मंदिर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, जिसे आप थार की वैष्णो देवी के रूप में भी जानते हो, जिसे आप रुमाल की देवी के रूप में भी जानते हो। तो माँ तनोट माता इनका मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में बना हुआ है। ये थार की वैष्णो देवी है, ये रुमाल वाली देवी है और इंडो पार्क बॉर्डर पर यहाँ पर आपको इनका मंदिर है वो देखने मिलता है। जैसलमेर वाला फोर्ट याद रखना, सोनार फोर्ट, और जैसलमेर में तनोट माता मंदिर है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की गई है वो है आपके फ्लाइंग जो स्कूल है, फ्लाइंग जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर है उनके रिगार्डिंग, स्कूल नहीं फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर के रिगार्डिंग। राज्य के जो पहले फ्लाइंग सेंटर है हुआ था, राज्य का पहला जो उड़ान प्रशिक्षण केंद्र जो भी हाल ही में किशनगढ़ में जिसको ओपन किया गया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। 3 फ्लाइंग स्कूल बनाए जा रहे हैं हमारे यहाँ पर राजस्थान में। एक तो भीलवाड़ा में बनाया जा रहा है, एक किशनगढ़ में बनाया जा रहा है, इसके अलावा एक और बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने जो किशनगढ़ वाला जो फ्लाइंग एयरपोर्ट स्कूल है इसकी स्टार्टिंग कर दी है। तो जो किशनगढ़ का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर एक स्कूल है एवियाना एविएशन अकेडमी, यहाँ से इस फ्लाइट स्कूल है इसका फीता वगैरह यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि ये एवियाना एविएशन अकेडमी है, ये कहाँ पर है? जो किशनगढ़ है यहाँ पर ये बनी है फ्लाइंग स्कूल। सॉरी, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट जो उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है, फ्लाइंग जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर ओपन किया गया है? एवियाना एविएशन अकेडमी किशनगढ़। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है पेरिस 2024 के रिगार्डिंग। पेरिस 2024 है जिसमें हमारे राजस्थान में यहाँ पर ऑफिशियल डाटा में तो आपको देखने मिलेगा 8 बताए गए हैं और अनऑफिशियली मैगजीन वगैरह में आप देखते हो तो हमारे राजस्थान के स्पोर्ट्स बताए जाते हैं, 9 स्पोर्ट्स प्लेयर बताए जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आपको देखने मिल सकते हैं। ऑफिशियली जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह है वहाँ पर मेनली रूप से डाटा है खिलाड़ी कितने गए थे पेरिस ओलंपिक में, तो हम वहाँ पर हमारे 8 बताए जाते हैं। यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की गई है वो बताया गया है महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह है, इन्होंने इनकी जोड़ी का रिगार्डिंग यहाँ पर वर्णन वगैरह बताया गया। न्यूज़पेपर की रिगार्डिंग हम देख रहे हैं तो उसी रिगार्डिंग हम देख लेते हैं कि महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह की जोड़ी है उसने शानदार प्रदर्शन किया है किसमें? पेरिस ओलंपिक में। हालांकि ये कोई मेडल वगैरह नहीं लेकर आए थे, ये राजस्थान वाले 4th रैंक पर आए थे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कौन से गेम के रिगार्डिंग है, तो शूटिंग गेम्स के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। शूटिंग में भी अलग अलग होते हैं, उसमें से इनका कौन सा था? ये थे स्किट मिक्स जो डबल वाली प्रतियोगिता है उसमें ये थे और इसमें ये 4th नंबर पर रहे थे। शूटिंग के भी स्किट जो मिक्स वाली जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें 4th रैंक पर रहे थे कौन? अनंतजीत सिंह और महेश्वरी चौहान। पेरिस गेम है ये कहाँ पर हुए हैं? जो 2021 वाला हुआ था वो टोक्यो में हुआ था। अभी हाल ही में जो 2024 वाले हुए थे वो फ्रांस
फ्रांस के पेरिस में हुए थे। 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य ये चले थे। 26 जुलाई से स्टार्ट हुए थे, 11 अगस्त तक ये जो पेरिस ओलंपिक गेम्स हैं ये चले थे। हर 4 वर्ष में होते हैं। अभी हाल ही में जो हुए थे, इनका 33वां संस्करण है वो हुआ था हाल ही में, जो आयोजित किए गए थे। 33वें संस्करण का आयोजन किया गया था और उसमें राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूगा और महेश्वरी चौहान है, इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि ये 4th रैंक पर रहे थे। शूटिंग इनका मेनली रूप से आपको गेम देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान में कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको इस न्यूज़ में देखने मिलेंगे। वो बताया गया मिशन ओलंपिक 2028 के रिगार्डिंग। मिशन ओलंपिक 2028 है, इसकी घोषणा की गई है और इसके तहत राज्य में जयपुर में 100 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स है, इसकी स्थापना की जाएगी। मिशन ओलंपिक 2028 है, इसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो ये जयपुर में की जा रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स वाला जो सेंटर एक्सीलेंस है, स्पोर्ट्स वाला जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये कहाँ पर बनेगा? आपके जयपुर में बनेगा। 100 करोड़ की लागत से। 100 करोड़ का बजट ही हमारे सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर के लिए इस बार के बजट में रखा गया था और 100 करोड़ की लागत ही का आपके क्या बन रहा है? जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। किसके रिगार्डिंग? स्पोर्ट्स वाला बन रहा है। कौन से मिशन के तहत? मिशन ओलंपिक 2028, जिसके तहत हमारा टारगेट है कि हम जो पोडियम तक हमारे मैक्सिमम प्लेयर हैं उनको लेकर जाएं। जो भी गोल्ड ब्रॉन्ज वाला पोडियम, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, वहाँ तक हमारे प्लेयर्स को लेकर जाना। खिलाड़ियों की खिलाड़ी हैं उनको विश्व स्तरीय सुविधाएं और प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए खेल नीति 2024 है, ये भी तैयार की जा रही है। हाल ही में जो हमारी गवर्नमेंट है, ये खेल नीति 2024 है, ये भी प्रिपेयर करने के रिगार्डिंग प्रिपेयर करने के लिए कार्य है वो कर रही है। अभी आई नहीं है खेल नीति, आ सकती है। राजस्थान खेल आधुनिकीकरण की स्थापना करके खेल के क्षेत्र के लिए गत वर्ष बजट रखा गया था 475 करोड़ रुपए। इसको डबल करने के रिगार्डिंग प्रस्ताव है वो रखा गया है, कोई नहीं पूछेगा। 250 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। 250 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की जाएगी। संभागीय लेवल पर आपको 50 करोड़ रुपए की लागत से खेल महाविद्यालय है वो देखने मिलेगा। जो महाराणा प्रताप वाला है वो तो बनाया जा रहा है 250 करोड़ की लागत से। बाकी अदर संभाग हैं वहाँ पर बनाए जा रहे हैं 50 करोड़ की लागत से है खेल महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं। और प्रदेश में एक जिला एक खेल योजना लागू कर प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से इसे प्रचलित कर अकादमी स्थापित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय जो भी पदक विजेता हैं उनको श्रेणीवार 25 लाख रुपए का जीवन बीमा है वो कवरेज किया जाएगा। जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनके जीवन बीमा कितना कवर किया जाएगा? 25 लाख का उन्हें जीवन बीमा है वो कवर किया जाएगा। और उनको पेंशन वगैरह भी इसमें दी जाएगी। आई थिंक 5,000 के अराउंडिंग इसमें पेंशन दी जा रही है। पेंशन वाला आप एक बार देख लेना, क्रॉस चेक आप अपने लेवल पर कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना। मेरे को ऐसे जहाँ तक पड़ा हुआ है वो मेरे को ऐसे याद आ रहा है कि शायद तक 5,000 रुपये होना चाहिए। देखो 5,000 रुपये इसमें होने चाहिए और 5,000 रुपये उसमें जो रेयर डिजीज़ वाला है बच्चे के रेयर डिजीज हो जाती है तो जयपुर के जेके के लोन हॉस्पिटल और इसके अलावा SMS जोधपुर, यहाँ पर रेयर डिजीज़ वाले जो भी बच्चे हैं उनका इलाज किया जाता है और उसमें 50 लाख रुपए तक की अमाउंट का और 5,000 रुपये बच्चे के मासिक मंथली के खर्च है वो दी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। तो मैंने उसी से लिंक करके देखा था कि उसमें 50 लाख करोड़ रुपये दे रहे, 50 लाख रुपए तक है और इसमें यहाँ पर 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवरेज कर रही है सर। आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। जो स्पोर्ट्स वाले प्लेयर है उनके लिए 25 लाख है और रेयर डिजीज़ वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कितना है? 50 लाख का बीमा है वो कवर किया जाता है। लेकिन कवर दोनों अलग अलग स्कीम में किया जा रहा है। लिंक करके आप देख सकते हो कि इसमें 25 है उसमें डबल है। जब हम चीज़ों को लिंक करते हैं तो हमारे थोड़े से याद रहने की संभावना है वो उसकी बढ़ जाती है। राजस्थान में खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको तलाशने उनके लिए खेलो इंडिया की तर्ज पर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर
खेलो राजस्थान यूथ गेम्स है, इनका आयोजन किया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा। बजट में इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा है। जयपुर में 15 करोड़ रुपए की समुचित व्यवस्था की जाएगी, लागत से 15 करोड़। और अदर जो भी हैं जयपुर के अलावा भरतपुर, उदयपुर, वहाँ पर बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ रुपए की लागत से बालिका आवासीय संस्थान है वो स्थापित किए जाने के रिगार्डिंग प्रस्ताव रखा गया है। पूछा जा सकता है बालिकाओं के रिगार्डिंग जो बालिका खेल आवासीय संस्थान है ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, तो जयपुर के अलावा जहाँ से हमारे भजनलाल जी सरकार का जन्म स्थल है भरतपुर, और सबसे फेमस अपना जो टूरिज्म सेंटर है उदयपुर, वहाँ पर बनाए जाएंगे। तो जयपुर, उदयपुर, भरतपुर का नाम आपको याद रखना है, जहाँ पर बालिका खेल आवासीय संस्थान है वो स्थापित किए जाएंगे 25-25 करोड़ रुपए की लागत से। इसके अलावा स्वयं मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्टेट ऑफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर है, ये भी स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? स्वयं मानसिंह स्टेडियम में स्टेट ऑफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर है, ये स्थापित किया जाएगा। खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए डिजिटल जो रिस्पॉन्स खिलाड़ियों के लिए जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसके लिए एक डिजिटल रिस्पॉन्सिटरी बनाई जा रही है। साथ ही जो भी प्रस्तावित खेल नीति है इसके तहत पैरा एथलीट है उनके लिए भी विशेष से पृथक प्रावधान वगैरह है वो किए जा रहे हैं। आई थिंक ये प्रावधान वगैरह ही हैं, इसके रिगार्डिंग ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम है, ये प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 17 कांस्य पदक सहित टोटल 47 पदक हासिल कर राजस्थान का नाम रोशन किया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसमें राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा था, तो उसमें राजस्थान वालों ने 13 गोल्ड है वो प्राप्त किए हैं, 17 सिल्वर और 17 कांस्य है, टोटल 47 मेडल हमने प्राप्त किए हैं। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और ब्रॉन्ज है वो मेडल प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है श्री श्याम देवाय नमो नमः, खाटू श्याम जी महाराज जी के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट तो आप सभी आराम से हमारे खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर लीजिए। जय श्री श्याम। नेक्स्ट यहाँ पर काम की चीज़ है, ये यहाँ पर न्यूज़ में बताया गया है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इस मंदिर को खाटू श्याम जी मंदिर है, इसके कॉरिडोर को किस अकॉर्डिंग डेवलप किया जा रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसके अकॉर्डिंग इसको डेवलप किया जा रहा है। और इसके लिए बजट 2024-25 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो रखा गया है। तो राज्य सरकार ने बजट 2024-25 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किस मंदिर के डेवलपमेंट के लिए रखा है, खाटू श्याम जी मंदिर के लिए। और किस अकॉर्डिंग इसको डेवलपमेंट किया जाएगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर इसको डेवलप किया जाएगा। ये है हमारे खाटू श्याम जी मंदिर, हमारे खाटू श्याम जी। और इसमें इसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या बताई गई है, यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को विशाल मेला आयोजित किया जाता है। तो पूछा जा सकता है इनका मेला कब लगता है प्रतिवर्ष, तो फाल्गुन मंथ जिसमें आपकी होली आती है, होली वाले जो मंथ है फाल्गुन मंथ, इसी में आपके फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को आपको खाटू श्याम जी का मेला है वो मेले रूप से देखने मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है रामगढ़ क्रेटर जो आपके 12 में लोकेटेड है, राज्य की पहली घोषित जियो हेरिटेज। ये सेंटर या फिर अदर जगह से डिक्लेयर नहीं की गई, राज्य ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने खुद ने इसे डिक्लेयर किया है। रामगढ़ क्रेटर को किस अकॉर्डिंग इसको डिक्लेयर किया है, राज्य की पहली घोषित जियो हेरिटेज साइट के रूप में इसे डिक्लेयर है वो किया गया है। तो विविध प्राकृतिक संपदा के संजोए रखने के लिए हमारा जो प्रदेश है इसने न केवल पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर एक विशेष स्थान रखता है, बल्कि यहाँ की जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं वो राज्य की इकोनॉमी के लिए विशेष भूमिका निभाती है। और 12 जिले में रामगढ़ गांव है, वहाँ पर नियर 165 मिलियन वर्ष पुराने रामगढ़ क्रेटर है। इसको हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परामर्श से राज्य की पहली जियो हेरिटेज साइट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। रामगढ़ क्रेटर है, इसको देखने मिलेगा आपको व्यास कितना है, 3.5 किलोमीटर का व्यास इसका देखने मिलेगा। 3.5 किलोमीटर की व्यास का एक अर्थ है और इसका निर्माण हुआ था उल्का पिंड के टकराने से इसका फॉर्मेशन हुआ था। रामगढ़ क्रेटर है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 वाला है उसके तहत सुरक्षित एरिया है वो डिक्लेयर किया गया है, ताकि यहाँ पर
स्थित जो प्राकृतिक संपदा है उसका संरक्षण, उसका संवर्धन किया जा सके। इस क्रेटर के अंदर स्थित जो वेटलैंड है, वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017, इसके तहत अधिसूचित जो पुष्कर तालाब परिसर है, जो क्षेत्र की सुंदरता और विविधता को और बढ़ाता है। यहाँ पर 10वीं सदी के चंदेल राजवंश द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक खजुराहो शैली में भंड देवरा मंदिर है, वो भी आपको देखने मिलेगा। राज्य सरकार है उसने हाल ही में बजट 2024-25 में रामगढ़ क्रेटर है इसके डेवलपमेंट की घोषणा की है। तो रामगढ़ क्रेटर के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज है वो कवर की गई थी। यहाँ पर कोई मंदिर भी बताया जाता है, साथ ही ये एक जियो हेरिटेज साइट भी है। मंदिर तो हमने कौन सा देखा है, यहाँ पर ये पुष्कर तालाब परिसर है, वहाँ पर आपको देखने मिलेगा खजुराहो शैली है उसमें बना हुआ भंड देवरा मंदिर आपको देखने मिलेगा। तो मंदिर है भंड देवरा मंदिर, कौन सी शैली में, खजुराहो शैली है उसमें डेवलप किया गया है। तालाब आपको देखने मिलेगा पुष्कर तालाब। राजस्थान में पुष्कर के रिगार्डिंग आपने पुष्कर अजमेर में सुना होगा, लेकिन अब याद रखना पुष्कर तालाब कहाँ पर है, रामगढ़ बारा में है। और इस क्रेटर का व्यास कितना है, तो इस क्रेटर का व्यास है 3.5 किलोमीटर का व्यास का आपको देखने मिलेगा। दो आपको एक्ट है वो याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाला, इसके अलावा वेटलैंड जो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट आते हैं, आपके रूल्स आते हैं, ये एक्ट नहीं ये रूल है, वो तो था आपके एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट है 1972 का। और ये वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंध रूल है 2017 के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूल 2017 के हैं। इनके तहत इसको अधिसूचित इस एरिया है इसका संरक्षण का कार्य है वो किया जा रहा है, तो इसके तहत ये सुरक्षित है। जो पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे, जिसका नया नाम आपको क्या देखने मिलेगा, राम जल सेतु लिंक परियोजना। जो संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना है उसी का नाम आपको क्या देखने मिलेगा, राम जल सेतु लिंक परियोजना आपको देखने मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर फैक्ट बताए गए हैं कि ये 17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को मिलेगा शुद्ध पेयजल। अब इसमें भी आपको अलग अलग ज़िले हैं वो देखने मिलते हैं, कभी ज़िले कर देते हैं बढ़ाकर 21, कभी कर देते हैं 13, अभी वर्तमान में कितने हैं 17। तो वर्तमान में कौन से कितने ज़िले कवर करेंगे, ये लेटेस्ट फैक्ट है, जो अभी हम रीड कर रहे हैं वो लेटेस्ट है, पहले वाला ओल्ड था। 17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को इसमें शुद्ध पेयजल मिलेगा। तो आबादी कितनी कवर की गई, 3.25 करोड़ आबादी। जिले कितने हैं, 17 जिले। इसके अलावा 25 लाख किसान हैं, उनकी आय बढ़ाने के हेतु लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि है इसमें सिंचाई का पानी है वो मिलेगा। तो सिंचाई कितनी कवर की जा रही है, 4 लाख हेक्टेयर भूमि है उसमें इस पीकेसी प्रोजेक्ट या फिर वर्तमान जो नाम है इसका राम सेतु, क्या नाम इसका अजीब सा नाम है, राम जल सेतु लिंक परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना इसका वर्तमान आपको नाम देखने मिलेगा, जिसके तहत 4 लाख हेक्टेयर भूमि है इसमें सिंचाई के लिए जल प्रोवाइड करवाया जाएगा। राज्य के चहुमुखी विकास के लिए उद्योगों का होगा, जो भी यहाँ पर आसपास उद्योग है उनको भी जल उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही इसमें जो रिवर कनेक्ट जिनको किया जा रहा है वो कौन सी है, बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपा रेल, पार्वती, गंभीर और सांबी रिवर है। इन नदियों को पुनर्जीवित करके इनका भूजल पुनर्भरण है वो किया जाएगा। तो बनास रिवर जो आपके राजस्थान में ओनली राजस्थान में बहने वाली जो नदी है वो आती है, राजस्थान में सिर्फ ओनली राजस्थान में बहने वाली रिवर आती है। और इसके अलावा मोरेल बांध आपको डूंगरपुर की साइड है वो देखने मिलता है, वहीं पर आपको मोरेल रिवर देखने मिलेगी। बाणगंगा जो आपके जयपुर में बेराट पहाड़ियों से निकलती है वो आपके इसी में आती है, कवर होती है। रूपा रेल नदी जो उदयनाथ पहाड़ी अलवर में से ओरिजिन होता है वो इसमें कवर होती है। पार्वती रिवर आती है। इसके अलावा सपोटरा तहसील करौली से निकलने वाली आपकी गंभीर रिवर है, ये इसमें कवर होती है। साबी की पहाड़ी जयपुर है, वहाँ से ओरिजिन होने वाली, जयपुर है या कहाँ पर लोकेशन होनी चाहिए, सेवर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ओरिजिन होती है आपकी साबी रिवर, ये इसमें कनेक्ट होती है। रिवर कौन कौन सी है, सेवर पहाड़ियों से ओरिजिनेट हुई आपकी साबी, गंभीर रिवर, पार्वती, रूपा रेल जो उदयनाथ पहाड़ियों से ओरिजिन होता है, बेराट से बाणगंगा, मोरेल और मनास है। इन रिवर्स को ये क्या करती है, इनके पुनर्जीवित किया जाएगा। बनास आपके राजसमंद से निकलती है, खमनोर हिल से।
बनास कमनौर हिल से, और इसके अलावा कोठारी, इससे आपने खारी रिवर देखी होगी। तो यहाँ इन रिवर्स का यहाँ पर क्या किया जाएगा, इनका डेवलपमेंट का कार्य है वो किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है भीमलत महादेव मंदिर के रिगार्डिंग। भीमलत महादेव मंदिर है, ये कहाँ पर लोकेटेड है अभी, तो भीमलत महादेव मंदिर आपको देखने मिलेगा बूंदी जिले में। बूंदी जिले में चित्तौड़ मार्ग पर स्थित है। बूंदी जिले में स्थित है भीमलत महादेव मंदिर। यहाँ पर शिवालय में प्रकृति स्वयं महादेव का अभिषेक करती हुई आपको देखने मिलेगी, जहाँ पहाड़ों से 12 मासी निकलने वाली पानी से महादेव को का अनवरत जल अभिषेक देखने मिलता है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे। ये पांडव कहाँ कहाँ गए थे, ये पांडव आप देखते हो कि जो आपके बैराट वाला है, जहाँ से ऐसी मान्यता है कि बाणगंगा रिवर जहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, वहाँ पर भी आपको ये देखने मिलते हैं। और कुछ टाइम के लिए ये अपने यहाँ पर बूंदी में भी आए थे, भीमलत महादेव मंदिर की साइड आए थे भाई। इतने दिन नहीं पता था, लेकिन अब देखो याद रखना, भीमलत महादेव मंदिर की साइड भी आए थे। बूंदी में ये भीमलत महादेव मंदिर है, वहाँ पर आए थे। यहाँ पर जो शिवालय वगैरह बना हुआ है, वहाँ से आपको इस प्रकार की जानकारी देखने मिलती है। तो मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव ने यहाँ पर अज्ञातवास पर यहाँ पर आए थे, और उन्होंने पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए भीम ने जमीन पर पैर मारा, तो वहाँ पर पानी की धारा निकल पड़ी, और वही जलधारा आज यहाँ पर बह रही है। इस कारण इस स्थान का नाम क्या पड़ा है, भीमलत है वो नाम पड़ा है। भीम के पैर से डेवलप्ड हुआ है, इसलिए नाम क्या पड़ा है, भीमलत। और महादेव शिव जी का मंदिर है, इसलिए नाम पड़ गया भीमलत महादेव मंदिर। लोकेटेड कहाँ पर है, बूंदी में। प्राचीन भीमलत महादेव मंदिर है, इसके पास ही भीमलत एक झरना आपको देखने मिलेगा, और ये जो वाटरफॉल है इसकी हाइट देखने मिलेगी 150 फीट की इसकी हाइट आपको देखने मिलेगी। श्रावण के मंथ में ये यहाँ पर आसपास झरने बहने लग जाते हैं। और रामगढ़ विस्तारी जो बेल्ट है टाइगर रिजर्व वाला, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है, इसके बफर जोन में आने से इको टूरिज्म का मेनली केंद्र आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर चिकारा, चित्तल, पैंथर, गिद्ध, भेड़िए सहित विभिन्न प्रजातियाँ और वनस्पति है वो मौजूद है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है आपके प्रथम आदि गौरव सम्मान समारोह के रिगार्डिंग। जनजाति के संघर्ष और शौर्य के और बलिदान की कहानी बयां करने वाला मानगढ़ धाम 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड। और डेट वगैरह कहीं पर कुछ गलत हो तो आप लोग क्रॉस चेक करते रहा करो। जनजाति के संघर्ष, शौर्य और बलिदान की कहानी बयां करने वाला आपका मानगढ़ धाम है। यहाँ पर देश के 3 राज्य राजस्थान, एमपी और गुजरात, इनकी 3 राज्यों की सीमाओं से ये घिरा हुआ आपको ये बेल्ट है वो देखने मिलेगा। बांसवाड़ा में स्थित है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी संघर्ष का महत्वपूर्ण केंद्र इसे माना जाता है। गोविंद गुरु की ये जन्म स्थली, उनकी कर्म भूमि आप मान सकते हो। यहाँ पर आदिवासी आंदोलन से ये लोकेशन है वो जुड़ी हुई मानगढ़ धाम है, जहाँ पर गोविंद गुरु ने आंदोलन किया था। जनजाति है उनके लीड किया था, आदिवासी आंदोलन यहाँ पर हुआ था। मानगढ़ हत्याकांड फिर आप हमने राजस्थान हिस्ट्री में देखा होगा। इस स्थान पर न केवल आदिवासी वीरता वगैरह बताए गए हैं, आपसे यहाँ पर पूछा जाने वाला मेन चीज़ क्या हो सकता है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये आदि गौरव सम्मान समारोह इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हुआ था आपके मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम कहाँ पर देखने मिलेगा, बांसवाड़ा में। या फिर आपसे गोविंद गुरु से के रिगार्डिंग फैक्ट है वो पूछ सकते हैं कि गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से हत्याकांड से ये जुड़े, कौन से आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। मानगढ़ आंदोलन है उससे जुड़े हुए थे। मानगढ़ में जो भोमट भील आंदोलन चला था, या फिर एक ही इधर साउथ राजस्थान में आप 2 आंदोलन देखते हो, एक तो भोमट भील वाला और ये एक ही आंदोलन, एक ही तो जुड़ा हुआ था मोतीलाल तेजावत वाला, और ये भोमट भील आंदोलन है ये जुड़ा हुआ था आपके गोविंद गुरु के रिगार्डिंग। यहाँ पर आदि रतन गौरव सम्मान हुआ था। कुछ अन्य व्यक्तियों को यहाँ पर सम्मान वगैरह भी दिया हुआ है, तो ये इतना कोई काम का फैक्ट नहीं है। अगर इतने ज़्यादा डीप में करंट पूछेंगे तो कितना नाम आप याद रखोगे। आदिवासी समुदाय का तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम पूरे भारत में एक ऐतिहासिक धरोहर आपको देखने मिलेगा। ये वक्तव्य भजन लाल जी ने अपने वक्तव्य में बताया था। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई वो आपकी है पैरालंपिक गेम।
हाल ही में पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों गेम हुए थे। पहले पैरा ओलंपिक हुए थे 26 जुलाई से अगस्त के मध्य, फिर अगस्त में ये आपके हुए थे आपके पैरालंपिक। उसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने लहराया परचम। अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, सुंदर सिंह गुर्जर की ने भारत की झोली है उसमें पदक डाले हैं। हाल ही में मोना अग्रवाल, और इनको तो सम्मान वगैरह भी दिया गया है। तो अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और सुंदर सिंह गुर्जर का यहाँ पर रिगार्डिंग जानकारी है वो कवर की गई है। राजस्थान के कौन से खिलाड़ी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो इसमें यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के नाम बताए हैं। यहाँ पर बताया गया आपके अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल जो 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी, सुंदर सिंह गुर्जर, कृष्णा नागर, संदीप सिंह, श्याम सुंदर जो तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं, अनीता चौधरी, रुद्रांश खंडेलवाल और निहाल सिंह। तो राजस्थान से पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया। फर्स्ट है अवनी लेखरा, सेकंड है मोना अग्रवाल, थर्ड है सुंदर सिंह गुर्जर, फोर्थ है कृष्णा नागर, पांचवा है संदीप सिंह, छठवा है श्याम सुंदर, सातवां है अनीता चौधरी, आठवीं है रुद्रांश खंडेलवाल, नौवा है निहाल सिंह। मैंने कहाँ पर ये फैक्ट देखा था कि जिसमें बता रहे थे कि 8, मैंने भी एक न्यूज़पेपर में देखा था जिसमें 8 ही बताए गए थे। मैं 9 खिलाड़ी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ऑफिशियली किसी डॉक्यूमेंट में एक जगह 8 बताया गया है, लेकिन यहाँ पर जो सुजस वाली ये जो पेज है इसमें यहाँ पर पूरे 9 खिलाड़ियों के नाम बताए गए हैं जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में राजस्थान की ओर से पार्टिसिपेट किया था। अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, सुंदर सिंह गुर्जर, कृष्णा नागर, संदीप सिंह, श्याम सुंदर, अनीता चौधरी, रुद्रांश खंडेलवाल और निहाल सिंह। जयपुर की अवनी लेखरा है और मोना अग्रवाल है, इन्होंने शूटिंग में एक ही कंपटीशन में 2 मेडल है वो दिलाए हैं। इस यहाँ पर न्यूज़ में बताया गया है कि जो अवनी लेखरा है और मोना अग्रवाल है इनका गेम कौन सा है, शूटिंग, और इन्होंने भारत को 2 मेडल दिलाए हैं। अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता है, वहीं मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल है जीता था। और इसमें अवनी लेखरा पैरालंपिक में ये दूसरा मेडल है वो। अवनी लेखरा का ये कौन सा मेडल है, सेकंड मेडल आपको देखने मिलेगा। लास्ट ईयर टोक्यो में भी लेकर आई थी और अभी वर्तमान में पेरिस में भी लेकर आई है। इससे पहले वो अपनी टोक्यो में भी गोल्ड लाई थी, गोल्ड और ब्रॉन्ज। अवनी लेखरा है टोक्यो में क्या में 2 मेडल लेकर आई थी, एक तो गोल्ड लाई थी, एक ब्रॉन्ज लाई थी, और इस बार पेरिस में क्या लेकर आई है, गोल्ड लेकर आई है। तो 3 मेडल लाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी है वो बन गई कौन, आपकी अवनी लेखरा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के दोनों शूटर्स हैं इनको व्यक्तिगत रूप से बधाई वगैरह दी थी। अवनी लेखरा की बात करें तो अवनी लेखरा है, इन्होंने टोक्यो में इनका देखने मिलेगा आपको, टोक्यो में उन्होंने 249.6 पॉइंट हासिल किए गए थे और पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया था, और इस बार 249.7 पॉइंट हासिल किए हैं और नया रिकॉर्ड है वो क्रिएट किया। तो ये रिकॉर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है अवनी लेखरा का रिकॉर्ड कितना है, तो टोक्यो में इन्होंने 249.7 पॉइंट का जो भी इनका शूटिंग वाला है वो टारगेट आपको देखने मिलेगा। लास्ट भी इन्हीं का रिकॉर्ड था, वो था 249.6 पॉइंट, और अभी 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ है, 249.7 पॉइंट है हासिल करके एक नया रिकॉर्ड इनके द्वारा क्रिएट किया गया है। वहीं मोना अग्रवाल का देखोगे तो 228 का स्कोर है वो, उस पर उन्होंने मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता है मोना अग्रवाल ने, 228.7 का स्कोर इन्होंने कवर किया था। अवनी लेखरा है वो लगातार 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बन गई, साथ ही 3 मेडल लाने वाली भी, पैरालंपिक में 3 मेडल लाने वाली भी पहली खिलाड़ी है, और 2 मेडल लाने वाली, 2 गोल्ड लगातार कंटिन्यू रूप से 2 गोल्ड लाने वाली भी एक ही है, और इनका स्कोर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 249.7 इस वर्ष है, लास्ट ईयर था 249.6। मोना अग्रवाल का स्कोर कितना है, 288.7। राजस्थान की अवनी लेखरा जो जयपुर से है, उन्होंने 11 साल की उम्र में कार दुर्घटना में अपने पैर गंवा दिए थे और साथ ही कमर का ही निचला हिस्सा भी इनका लकवाग्रस्त हो गया था। और इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा है इनकी बायोग्राफी पढ़ी थी, और 2015 में इन्होंने जयपुर की जगतपुरा स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ से ट्रेनिंग लेकर अपने खेल वाला जो इनका है उसमें इन्होंने कदम रखा था। तो खेल जगत की ओर इनकी किस प्रकार से स्टार्टिंग वगैरह हुई थी, ये इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है।
राजस्थान की बेटी मोना अग्रवाल है। फिर बताया गया मोना अग्रवाल के रिगार्डिंग, मोना अग्रवाल ने दिसंबर 2021 में शूटिंग करना शुरू किया था। दिसंबर 2021 में शूटिंग वाला स्टार्ट किया था और इसी वर्ष 9 मार्च को अपने करियर के चौथे इंटरनेशनल टूर्नामेंट है WSPS जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप है, इसमें गोल्ड मेडल अभी हाल ही में इन्होंने जीता है। 9 मार्च को इनके द्वारा WSPS में गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने वीमेंस जो महिलाओं वाला है, इसमें 10 मीटर एयर राइफल है, इनकी कैटेगरी आपको देखने मिलेगी SH1। इस SH1 कैटेगरी में गोल्ड जीतकर 2024 में पैरालंपिक में कोटा हासिल किया था। और इस कैटेगरी में अवनी लेकर है, उनका भी आपको SH1 ही देखने मिलेगा, उसमें ब्रॉन्ज मेडल। इस कैटेगरी में अवनी लेखरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो जो WPS वाली थी हुई थी WSPS वाली, इसमें तो मोना ने क्या जीता था, गोल्ड, और अवनी क्या जीत रही थी, ब्रॉन्ज। पैरालंपिक में मोना तो जीत रही है ब्रॉन्ज, अवनी क्या जीत रही है, गोल्ड। तो उल्टा हो गया। कैटेगरी दोनों की सेम है, SH1 कैटेगरी। एयर राइफल शूटिंग वाली जो कैटेगरी वो कौन सी, SH1। इससे पहले मोना ने गोला फेंक और वेट लिफ्टिंग में भी स्टेट लेवल तक खेला है। इससे पहले जो एयर राइफल वगैरह गेम्स है, शूटिंग से पहले वो कौन सा गेम खेलती थी, गोला फेंक से भी जुड़ी हुई है, वेट लिफ्टिंग से भी जुड़ी हुई है, स्टेट लेवल पर ये प्लेयर रही है। मोना ने अपने जन्म के कुछ महीनों के बाद ही पोलियो से ये पीड़ित हो गई थी और उसके बाद में इन्होंने पैरालंपिक गेम्स की ओर अपना रुझान दिखाया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में रिगार्डिंग ही राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर है, इन्होंने जेवलिन जो गेम्स हुए थे, जेवलिन थ्रो, जिसमें आपके नीरज चोपड़ा का नाम आप देखते हो जेवलिन थ्रो में, ये आपका वो आपके ओलंपिक में है, ये पैरालंपिक में। तो राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर जिनका गेम कौन सा है, जेवलिन थ्रो, और इसमें इन्होंने 4.96 मीटर की दूरी का भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता है। कितना फेंका है इनके द्वारा, 64.96 मीटर का भाला फेंका गया है, 64.96 मीटर का भाला फेंका गया है। और कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा हासिल किया गया है। सुंदर सिंह गुर्जर है, ये गंगापुर वर्तमान में सिटी नहीं है, गंगापुर वर्तमान में वापस सवाईमाधोपुर की एक लोकेशन बन गई है। इस गंगापुर सिटी के टोडाविल के देवलेन गांव के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन्हें भी बधाई वगैरह दी थी। राजस्थान के करौली जिले के प्रतिभाशाली एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर है। गंगापुर सिटी है वो सवाईमाधोपुर में नहीं, कहाँ पर आती है, करौली में आती है, सॉरी भाई, मुझे ऐसा लगा शायद ये इसमें थोड़ा एरिया जब गंगापुर सिटी बना था तो करौली का लिया, थोड़ा शायद तक सवाईमाधोपुर का भी इसमें लिया था, इसलिए मुझे इसका नाम थोड़ा सवाईमाधोपुर नाम रह गया। तो गंगापुर सिटी के वर्तमान में कौन से, करौली के ज़िले से ये रिगार्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर सूजस वाली बुलेटिन है उसमें ये बताया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन्हें सोशल मीडिया पर जो आपके प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इस पर लिखा कि राजस्थान के जो करौली ज़िले के प्लेयर है सुंदर सिंह गुर्जर, पेरिस पैरालंपिक में भाला फेंक में F46 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। F46 इनकी क्या देखने मिलती है, कैटेगरी F46 मेडल ब्रॉन्ज। और इनका जेवलिन थ्रो का जो रिकॉर्ड है वो है 64.96 मीटर का इनके द्वारा स्कोर है वो कवर किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने मिलेगी सूजिस में, वो है देवमाली गांव के रिगार्डिंग। हाल ही में आपने देखा होगा कि देवमाली गांव ये आपकी सामुदायिक श्रेणी में एक क्या बेस्ट टूरिज्म प्लेस है वो डिक्लेयर किया गया था। और हाल ही में एक एग्ज़ाम हुई थी उसमें तो इस गांव के रिगार्डिंग लोकेशन भी पूछ ली गई थी कि देवमाली गांव भाई ये कहाँ पर है। तो ये ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में आता है। देवमाली कहाँ पर आता है, ब्यावर में आता है। पाली मत कर क्या जाना, ऑप्शन में आपको पाली भी देखने मिलेगा, लेकिन आता किस में है, ब्यावर में है। बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया। देवनारायण गांव बेस्ट टूरिज्म अवार्ड है। ये गांव है, ये न केवल कहने के लिए गांव है, इसमें गांव वाला कल्चर है वो मेनली रूप से आपको कम्प्लीटली रूप से आपको देखने मिलेगा। और बेस्ट सामुदायिक श्रेणी में आपको ये अवार्ड है इस गांव वाले जो गांव है इसको मिला है। ये अवार्ड कब दिए गए थे, तो ये अवार्ड दिए गए हैं विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर, उस पर केंद्र सरकार की ओर से पर्यटन विभाग द्वारा
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपके देवमाली गांव को। गांव है ये, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर 3200 बीघा में जमीन देवनारायण, भगवान देवनारायण है इनके नाम पर है। तो ये भगवान जो आपके गुज्जर भोपे जिनकी क्या बजाते हैं, फड़, गुर्जर भोपरों द्वारा बजाई जाती है। देवनारायण जी आपके एक राजस्थान में लोक देवता हुए हैं देवनारायण जी। आसीन भीलवाड़ा की रिगार्डिंग भी शायद इनका संबंध होना चाहिए। और ये इससे देवनारायण जी है इनके रिगार्डिंग ही यहाँ पर एक मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और जो यहाँ पर इस गांव की जो मैक्सिमम भूमि वगैरह बताई जाती है वो इस देवनारायण जी है इनके रिगार्डिंग आती है कि ये इनकी ज़मीन है। 3200 बीघा की ज़मीन में ये भगवान देवनारायण जी का गांव है, उनके नाम पर ये गांव का नाम देखने मिलेगा देवमाली। सामाजिक समरसता का यानी कि जो भूमि है वो पर्सनली नहीं है, ये इस देवता की मानते हैं कि भाई देवनारायण जी की ये भूमि है। जो भी इनकी टर्म है अपने लिए काम की चीज़ है। बेस्ट टूरिज्म अवार्ड है वो भी हाल ही में इसे मिला है। और वैसे 2023 में देखोगे तो वर्ष 2023 में उदयपुर के मेनार गांव था, उसको बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड मिला था। 2024 वाला तो है देवमाली, लेकिन सुजस में बताया गया है कि 2024 वाला तो कौन सा हो गया, देवमाली। और 2023 वाला कौन सा था, वो था उदयपुर के मेनार गांव है, उसको बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मिला था। 23 में किसको, मेनार को मिला था, और 24 में देवमाली को आया है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है, रेत के धोरों में पेगोंग झील। ये कौन सी आ गई, पेगोंग झील तो वैसे आपके वो आती है पेगोंग तो शो आपके जम्मू कश्मीर में, ये है बताइए पेगोंग झील। साइबेरिया और चीन से 250 से अधिक प्रजाति हैं ये पक्षी यहाँ पर पहुँचे हैं हनुमानगढ़ की बड़ोपल झील। हनुमानगढ़ की जो झील है बड़ोपल झील, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर फैक्ट है वो दिए गए। तो अभी हम देख लेते हैं क्या यहाँ पर बताया गया है। राजस्थानी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री शिव मृदुल हैं, उन्होंने निम्न अग्रलिखित पंक्तियाँ राजस्थान की उत्तरी दिशा में भटनेर है उसके नाम पर प्रसिद्ध हनुमानगढ़ जिले के क्षेमग्रस्त और घग्गर बहाव एरिया है, इसमें बनी प्राकृतिक झील बड़ोपल पर सटीक बैठती है। कौन सी पंक्तियाँ सटीक बैठती है वो तो नहीं बताई भाई। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिले की एकमात्र मानसूनी रिवर जो घग्गर रिवर है, उसके अधिक पानी आने की वजह से इसके बहाव क्षेत्र में पानी के बिखराव के कारण छोटे छोटे मनमोहक टापू है वो बन जाते हैं। टापू यहाँ पर बनते हैं क्षेमग्रस्त क्षेत्र होने के कारण। क्षेम है जो लद्दाख के पेगोंग झील की तरह दिखती है। तो यहाँ पर की जो बड़ोपल झील है किस प्रकार की आपको देखने मिलेगी, जो टापू के अकॉर्डिंग इसमें कुछ छोटे छोटे आइलैंड क्रिएट हो जाते हैं। आइलैंड क्रिएट होने की वजह से इसे इस पेगोंग झील की संज्ञा है वो दी है, किसने दी है, श्री शिव मृदुल ने, जो साहित्यकार है उन्होंने इसकी संज्ञा दी थी। सेम का पानी इकट्ठा हो जाता है मानसून में, घग्गर में पानी की आवक के होने के बाद में भी बड़ोपल झील सहित आसपास के गांव में जल भराव जो लद्दाख की पेगोंग झील है उसकी तरह नजर आती है। चारों ओर रेत के टीलों के बीच में पानी के मनोरम सुंदर वगैरह जो भी है। यहाँ पर जो हनुमानगढ़ की बड़ोपल झील है, यहाँ पर साइबेरिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया के पक्षी है वो आते हैं। काम की चीज़ है कि यहाँ पर बड़ोपल झील कहाँ पर लोकेटेड है, हनुमानगढ़। इसे कौन सी संज्ञा दी जाती है, लद्दाख की पेगोंग त्सो झील है उसकी संज्ञा दी जाती है। और ये संज्ञा देने वाले साहित्यकार कौन है, श्री शिव मृदुल, उनके द्वारा ये संज्ञा है वो दी है इन्हें हनुमानगढ़ की बड़ोपल झील को पेगोंग झील के रिगार्डिंग। और यहाँ पर कौन से पक्षी आपको देखने मिलेंगे, साइबेरियन जो पक्षी है, साइबेरियन सारस वगैरह है। चीन और ऑस्ट्रेलिया के जो पक्षी हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ गांव की खुदाई के दौरान गुप्त काल की टेराकोटा की जो प्राचीन थेरिस टीले हैं वो भी कुछ कलाकृतियाँ मिली हैं। खुदाई वगैरह हुई थी तो उसमें गुप्तकालीन अवशेष है वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बड़ोपल क्षेत्र को बर्ड लाइफ जो इंटरनेशनल कार्यक्रम है उसके माध्यम से पहचाई गई पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए IBA की साइट के रूप में भी सूचित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है।
फैक्ट। गुप्त काल के यहाँ पर अवशेष देखने मिलेंगे। जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का कार्यक्रम चलता है उसमें भी इसको आईबीए की साइट में लिस्टेड किया गया है। बड़ोपल हनुमानगढ़ की है और इसे पेगोंग झील के रूप में भी जाना जाता है। ये यहाँ पर देखो वो लाइन भी बताई गई है, श्री शिव मृदुल वाली जो कविता है कि अभी हाल ही में यहाँ पर बताया था ना पंक्तियाँ। इस भटनेर किला, हनुमानगढ़ में कौन सा किला आपको देखने मिलता है? भटनेर किला है, वो देखने मिलता है। भूपत सिंह भाटी का संबंध जिस भटनेर से है उसी भटनेर के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ भी बताई गई हैं। सॉरी, भटनेर के रिगार्डिंग नहीं, इस झील के रिगार्डिंग उस श्री मृदुल कविताकार है जो उनके द्वारा कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है। देख लेते हैं कौन सी। आबे सुजत इमृत झुलके मुलके हियो फुआरा में, मरुदर थारो रूप रसीलो सावन तीज त्योहारा में, हरियाली सिंगार करे है थारी ओरा झोरा में, कोयल बुलबुल मोर बिखरे हेत रेत राधोरा में। काफ़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं। आबे सुजत इमृत झुलके मुलके हियो फुआरा में, मरुधर थारो रूप रसीलो सावन तीज त्योहारा में, हरियाली श्रृंगार करे है थारी ओरा झोरा में, कोयल बुलबुल मोर बिखरे हेत रेतरा थोरा में। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है वो जवाई बांध वगैरह है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कवर की गई है। जवाई की जैव विविधता, मानवीय जीवन के साथ वन्य जीवों के लिए भी वरदान। जवाई बांध है, इसका शिलान्यास है वो, यानी इसका उद्घाटन वगैरह है वो उस रियासत के तत्कालीन महाराजा उमेश सिंह है उसके द्वारा 13 मई 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 13 मई 1946 को इस जवाई बांध है इसका उद्घाटन, इसका शिलान्यास, इसके मतलब जो आधारशिला रखी गई थी नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो नाम इम्पोर्टेंट है महाराजा उमेश सिंह। ये इम्पोर्टेंट है जवाई बांध में। मेनली रूप से हमारा इसमें ध्यान नहीं जाता, लेकिन देखो सूजस ने इसे कवर किया है। जवाई बांध इसके आधारशिला किसने रखी थी? तो तत्कालीन जो महाराजा थे उमेश सिंह उनके द्वारा कब रखी गई थी? 13 मई 1946 को रखी गई थी। बांध का निर्माण का कार्य कब पूर्ण हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। 1957 में। जैसे आपके गंग नहर के रिगार्डिंग पूछा हुआ है पहले प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन देखोगे तो उसमें पूछा गया है कि जो गंग नहर है इसकी ये टाइम पीरियड कौन सा है, तो वो था 1921 से 27 वाला बेल्ट देखने मिलेगा। और ये जवाई बांध कब है? जवाई बांध पाली वाला ये आपके है 13 मई 1946 से 1957 के मध्य आपको देखने मिलेगा। और इस बांध है इसमें पानी की आवक को बढ़ाने के लिए 1969 से 78 के मध्य सही जल है, सही है उस लिंक के माध्यम से भी पानी है उसको सही अपवर्तन का योजना का कार्य है वो किया जा रहा है। यानी जो सही जल सुरंग है उसके माध्यम से पानी है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 2006 के दौरान सही बांध है उसकी ऊंचाई बढ़ाकर इतनी कर दी गई थी, कितनी कर दी गई थी, कोई बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा। जवाई बांध है इसमें कैचमेंट एरिया 307 वर्ग किलोमीटर आपको देखने मिलेगा मेनली रूप से। अब तक जवाई बांध है ये 9 बार ही पूर्ण भरा हुआ है। अब तक जवाई बांध कितनी बार पूर्ण भरा है? 9 बार ही भरा है। जब से ये बना था 13 मई 1946 से 57 के मध्य बना है ना। और कितनी बार वर्तमान 2025 तक ओनली 9 बार ही भरा है। 1973 और 2017 के बीच 8 बार जवाई बांध है इसकी गेट है, वहाँ से जवाई रिवर में पानी है वो छोड़ा गया था। नेक्स्ट हम यहाँ पर न्यूज़ देख रहे हैं वो है पांचना बांध, जिसमें आपको 5 रिवर्स का संगम या फिर बता सकते हो आप उनके रिगार्डिंग यहाँ पर संयोजन होने की वजह से आप इसका नाम क्या है? पांचना बांध है। अट्टा, माछी, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा, इन 5 रिवर का पानी इसमें देखने मिलता है पांचना बांध में। मिट्टी का बांध है, बार बार टूट जाता है, उसी के रिगार्डिंग है। राजस्थान का जो मिट्टी से बना हुआ बांध है सबसे बड़ा बांध वो कौन सा है? पांचना बांध है।
कंक्रीट पत्थर का नहीं है, याद रखना किसका है, सॉइल का है, मिट्टी का बना हुआ बांध है। पांचना बांध राजस्थान के करौली जिले की खूबसूरत नदियों सॉरी पांचना बांध है, ये है करौली में, खूबसूरत वादियों के बीच में। 1977 में निर्मित, करौली जिले में स्थित यमुना बेसिन की गंभीर नदी की एक सहायक रिवर यहाँ पर देखने मिलेगी। पांचना बांध पांचना नदी पर बनाया गया है। जो यमुना बेल्ट है उसकी जो सहायक रिवर है गंभीर रिवर, उसकी एक सहायक नदी है पांचना रिवर। 5 छोटी नदियाँ भेसावट, माछी, भटकी, भद्रावती, बरखेड़ा, इनके संगम के कारण इसका नाम क्या है, पांचना डैम रखा गया है। ओजी आकार, इसका ओजी आकार का क्रेस्ट है, ठोस रोलर बकेट प्रकार का, राजस्थान की सबसे बड़ी मिट्टी का बांध ये बताया जाता है। पांचना बांध का कुछ कैचमेंट एरिया वगैरह कवर किया गया, कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है स्काडा सिस्टम के रिगार्डिंग। स्काडा सिस्टम के फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन, यह एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो कैमरे और सेंसर की मदद से पानी के भंडारण, पानी के गेट हैं उनकी जानकारी देती है। स्काडा सिस्टम से एक बांध है, उसके गेटों को खोलने और कंट्रोल रूम है, इसमें कंप्यूटर सिस्टम पर जोड़े जाने की रिगार्डिंग पानी की मात्रा दर्ज कर एक बटन दबाना होता है। और इस नवीन और उन्नत तकनीक की वजह से बांध के गेट खोलने के लिए कर्मचारियों को बांध की तक आने की आवश्यकता नहीं होती। बिसलपुर बांध है वो ऐसा पहला बांध है जिसमें स्काडा सिस्टम लगाया गया है। बिसलपुर बांध के रिगार्डिंग अदर फैक्ट में देखोगे तो 1999 में ये बिसलपुर बांध है, ये कंक्रीट से बना था। नदी जोड़ परियोजना है, इसके तहत चंबल नदी का पानी इसमें आता है। रंगीन मछलियों का यहाँ पर प्रजनन केंद्र आपको देखने मिलता है। बिसलपुर एक कंजर्वेशन रिजर्व भी है। 574 मीटर लंबा, 39.5 मीटर ऊंचा आपको देखने मिलेगा। भराव क्षमता है इसकी 315.50 RL मीटर। टोंक स्वामादेपुर होते हुए चंबल नदी का पानी इसमें आता है। यमुना गंगा नदियाँ उससे मिलकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। हमारी गंग नहर पंजाब की बीकानेर केनाल। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की है हमारी गंग नहर पंजाब की बीकानेर केनाल। बीकानेर रियासत के गंगा सिंह है, उनकी बदौलत पंजाब से सटा हुआ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमा पर बसा गंगानगर अन्न का भंडार देश में कीनू उत्पादन के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय स्थान बनाए हुए हैं। गंगा सिंह द्वारा सतलज नदी पर फिरोजपुर की सीमा पर बने हुए हुसैनीवाला हेड से इस मरुभूमि को सिंचित करने के लिए 1922 से 27 के अवधि के मध्य 330 लाख रुपए की लागत से गंग नहर का निर्माण करवाया था। गंग नहर की रिगार्डिंग ये फैक्ट पूछा जा चुका है नेक्स्ट एग्जाम में, इसमें ये पूछा जा सकता है कितने लाख रुपए की लागत इसकी कॉस्टिंग थी। तो 330 लाख रुपए की इसकी कॉस्टिंग थी। 1922 से 27 के मध्य ये बना था गंग नहर। बनाया किसने था, गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने लगभग 15 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा था इसके लिए। ब्रिटिश इंडिया की सरकार के सामने बीकानेर के हित और अधिकार को लेकर वे अपने पक्ष में रहे थे। ब्रिटिश पंजाब बहावलपुर बीकानेर के मध्य 4 सितंबर 2020 को इसके लिए एक समझौता साइन किया गया था। कब किया था, 4 सितंबर 2020 को ये एक समझौता साइन किया था, जिसके तहत नहर के निर्माण में 2 वर्ष की अवधि लगी और इस नहर का डेवलपमेंट हुआ। ये एक दुर्लभ फोटो जिसमें आपको देखने मिलेंगे 1927 में गंग नहर का उद्घाटन करते हुए महाराजा गंगा सिंह, और इसके अलावा पंडित मदन मोहन मालवीय मंत्र जाप करते हुए। तो गंगा सिंह है वो क्या कर रहे हैं, उद्घाटन, और मंत्र जाप कौन कर रहे हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय। चूने और कंकड़ की बनी हुई विश्व की ऐसी पहली नहर बताई जाती है, कौन सी, गंग नहर।
मीरा महोत्सव, श्री कृष्ण के मंदिर, श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा का स्मरण। राजस्थान में मेड़ता में प्रसंग आते ही भक्त शिरोमणि मीराबाई का आपको नाम देखने मिलता है। अक्टूबर के पहले वीक में मीरा महोत्सव हुआ था। राव दूधागढ़, प्रांगण में पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी कलाकार हैं, अनवर खान मांगड़िया जो सुरों की धरा, और उन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुति आयोजित की थी। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, और इसमें जो भी यात्रा वगैरह है वो करवाई जाती है। कहाँ पर? अयोध्या के राम मंदिर में भेजा जाता है। इसके अलावा नेपाल के काठमांडू है, वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा के लिए भी हवाई जहाज़ की जो तीर्थ यात्रा है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। माँ वाउचर योजना, गर्भवती महिला हैं उनके लिए 1161 निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्र, वहाँ पर निःशुल्क प्रसव पूर्व सोनोग्राफी सुविधा दी जाती है। पहला सुगम उत्तम स्वास्थ्य सुलभ उपचार, टैगलाइन क्या देखने मिलती है? पहला सुख उत्तम स्वास्थ्य सुलभ उपचार, चिकित्सा ढांचे में व्यापक सुधार, माँ वाउचर योजना। 1161 निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्र है, वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा आपको देखने मिलेगी। शिक्षा विभाग द्वारा 3 अभियानों का शुभारंभ किया गया है। एक तो प्लस पोलियो अभियान की, एक स्टॉप डायरिया अभियान 2024, एक आभा आईडी बनाओ अभियान की स्टार्टिंग की गई थी। इसके अलावा एम्स की तर्ज पर ही प्रदेश में बनाएगा RIMS, कौन सा? रिम्स बनेगा। एम्स की तर्ज पर राजस्थान में कौन सा बनेगा? रिम्स बनेगा, RIMS। दिल्ली के एम्स की तरह राजस्थान में रिम्स, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की जाएगी। राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति का अधिनियम है 2018, इसके अंतर्गत इसका गठन की घोषणा है वो की गई है। अब हिंदी माध्यम में भी आयुर्विज्ञान है, इसकी शिक्षा दी जाएगी। आयुर्विज्ञान की शिक्षा आप कौन से मीडियम में भी दी जाएगी? हिंदी माध्यम में भी दी जाएगी। सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान प्रथम श्रेणी पर। दो 200 गीगावाट क्षमता है राजस्थान के द्वारा जीवाश्म ईंधन स्रोत से 200 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य है इसकी प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में जो गुजरात के गांधीनगर में हुई थी चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 गैर जीवाश्म ईंधन सोर्स 200 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति के महत्वपूर्ण योगदान के लिए राजस्थान को सम्मानित किया गया है। ₹450 में गैस सिलेंडर। 1 जनवरी 2024 से प्रदेश में पात्र परिवार हैं उनकी महिलाओं को ₹450 में गैस सिलेंडर है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और इसमें 73 लाख परिवार हैं उनको ये लाभ मिला है। सब्सिडी की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। 1 सितंबर 2024 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लाभार्थी हैं उनको ₹450 में गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाया जाता है। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, जो भी रोमियो वगैरह इधर उधर घूमते रहते हैं, लड़कियों को ताड़ते रहते हैं, उनके लिए। आंगनवाड़ी जो भी कार्यकर्ता हैं उनके मानदेय में भी 10% वृद्धि हो गई है। 174 पुलिस थाने हैं उन पर महिला डेस्क है, इनकी स्थापना की गई है। लखपति योजना में 5 लाख के स्थान पर अब 15 लाख महिलाओं का टारगेट रखा गया है। लखपति दीदी योजना है, इसमें भी टारगेट बढ़ा दिया गया है। 5 लाख के स्थान पर अब टारगेट कितना कर दिया है? 15 लाख महिलाएं कर दी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसके अंतर्गत महिलाओं को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये राशि है वो दी जाती है। जो 3rd ग्रेड भर्ती है इसमें महिलाओं के आरक्षण है वो बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50% कर दिया है। पहले 30% था, ऐसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। पुलिस फोर्स में भी महिलाओं को 33% की आरक्षण की मंजूरी है वो दे दी गई है। आत्मनिर्भरता की राह पर शक्ति सोपान, नारी की सम्मान की पहचान बना राजस्थान।
लखपति दीदी योजना में अब टारगेट कितना कर दिया है, 15 लाख कर दिया। पहले कितना था, 5 लाख था। अभी हमने देखा लखपति दीदी योजना है, इसमें 5 लाख के स्थान पर महिलाओं का टारगेट कितना कर दिया है, 15 लाख महिलाओं का टारगेट कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की 11.24 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। ये क्या, कभी 5 लाख, कभी 15 लाख, कभी 11.24 लाख। उन्होंने अभी इस न्यूज़ में बताया कि 11.24 लाख महिलाओं का टारगेट रखा है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें काम करने वाली लगभग 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के क्रेडिट कार्ड पर न्यूनतम दर पर 1 लाख रुपए का लोन है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। किसान सम्मान निधि में राशि 6,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 8,000 रुपये कर दी गई थी। इसके अलावा जो अभी हाल ही में 200 सीटों पर वोट हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीट है 119 सीट, शिवसेना की है 2 सीट, राष्ट्रीय लोकदल की है 1 सीट, निर्दलीय है 8, कांग्रेस है 66 और आदिवासी पार्टी की कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं। आदिवासी पार्टी की 4, आदिवासी है 4, BAP बाप वाली भारत जो आदिवासी है वो 4 है, कांग्रेस की है 66, निर्दलीय है 8, 4 का डबल 4 है बाप आदिवासी, उसका डबल निर्दलीय 8, 2 है शिवसेना, शिवसेना 2 है, राष्ट्रीय लोकदल 1 है। देखो इसमें सीरीज है, राष्ट्रीय लोकदल 1 है, 1 से बढ़ा 2 डबल हुए शिवसेना, 2 से डबल आदिवासी, 4 से डबल निर्दलीय, और फिर आते हैं आपके 66 आती है राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसका लगभग डबल ही मान लो, डबल 132 होता है, लेकिन बीजेपी कितनी है 119। टोटल 200 सीटों का सिनेरियो इस प्रकार से देखने मिलेगा। 1 है राष्ट्रीय लोकदल, 2 है आपकी शिवसेना, 4 है आदिवासी, 8 है आपके निर्दलीय, 66 हो गई कांग्रेस, और रिमेनिंग जो बच गए 119 वो क्या है, बीजेपी की है सीटें। संसद में नवीन भवन में संगोल धर्मदंड का प्रतीक। तीन प्रमुख स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसे चौथा धंधा भी कहा जाने लगा। ये क्या है, एक अपने शासन में 3 स्तंभ में बताए जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। खबरपालिका यानी न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, खबरपालिका यानी परिवर्तित मीडिया, ये अपने का चौथा स्तंभ है होने का दम करता है, लेकिन बाजारवाद और कॉरपोरेट सेक्टर से अभिभूत इसे चौथा धंधा भी कहा जाने लगा है। हाल ही में भारतीय संविधान में अपने ब्रिटिश काल में निर्मित पार्लियामेंट की इमारत शासन की व्यवस्था दूरी रखी। इस लोकतंत्र के सर्वोच्च शिखर मंदिर भी कहा गया है। 28 मई 2023 को नवीन संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, 28 मई 2023 को, और इसमें संगोल की विद्युत ऊर्जा वगैरह है वो की गई थी। तमिल भाषा में संगोल का अर्थ क्या होता है, तमिल लैंग्वेज में संगोल का अर्थ होता है न्याय, सेमाई, नीति प्रणायणता है, या तमिल में कोल यानी छड़ी से भी मिलकर बना है। संगोल है, ये तमिल राजा धारण करते थे। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश जो वायसराय हुए थे माउंटबेटन, उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसके जानकारी चाहिए, तो इस प्रक्रिया में मद्रास स्टेट के जो उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CS राजगोपालाचारी, उनके सुझाव पर चोल जो राजवंश में सत्ता ट्रांसफर का जो प्रतीक था, धर्मदंड था संगोल, वो एक राजा से दूसरे राजा को सौंपने की प्रथा के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी को संगोल भेंट किया गया था। पीताम्बरी ओढ़े नेहरू जी ने इसे ग्रहण किया गया था, और नेहरू जी के निवास स्थल त्रिमूर्ति भवन में ही को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित करने के दौरान संगोल का पता चला। वर्ष 1947 में नेहरू जी को संगोल भेंट करने वाले शाही मठ के पुरोहित और उनके वंशजों ने ये संगोल स्वाधीन भारत के जन्मे नरेंद्र मोदी हैं इनको प्रदान किया है। चोल वंश की रिगार्डिंग है,
और पहले जो मद्रास वाले मुख्यमंत्री थे श्री राजगोपालाचारी, उनके सुझाव पर, उनके कहने पर ही वायसराय जो थे माउंटबेटन, उन्होंने संगोल एक सत्ता ट्रांसफर के प्रतीक के रूप में जवाहरलाल नेहरू को दिया था और अभी हाल ही में संसद भवन में इसको रखा गया है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की स्थापना आपके राजस्थान विधानमंडल में की गई थी। देश के विधानमंडल में राजस्थान विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। विचारों के आदान प्रदान महत्वपूर्ण। विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं क्लब में। विधायी सद्भाव को बढ़ाएगा क्लब की सदस्यता हेतु बनाए गए 7 वर्ग सरकार की एक अनूठी पहल वगैरह यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई। फिर है रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उसकी भारतीय रियासत के एकीकरण कर एक सशक्त भारत का निर्माण उन्होंने किया था और उसी के अकॉर्डिंग ये उन्हीं के याद में यह रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम है, उसको अभी हाल ही में हरी झंडी दी गई थी। नेक्स्ट लास्ट न्यूज कुछ देख लेते हैं। मुख्यमंत्री का बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा दौरा किया और वहां पर गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास की योजना है, इसका शुभारंभ किया है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस में पार्टिसिपेट करने गए थे और वहीं पर ये गोविंद गुरु जनजातीय जो स्कीम है इसकी स्टार्टिंग करके हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, उसके तहत राज्य के 40 जिलों में 208 पंचायतों में 6019 गाँव को सामाजिक आर्थिक और आधारभूत विकास के कार्य करवाकर गाँवों के डेवलपमेंट किया जाएगा। अनुसूचित जाति के विकास के लिए टीएसपी फंड की राशि 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दी गई और उन्होंने कहा कि इस प्रकार डेवलपमेंट का कार्य होगा। नेक्स्ट है अर्थुणा मंदिर। 11वीं-12वीं सदी में बना हुआ है। अर्थुणा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अर्थुणा मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। परमार वंश के रिगार्डिंग ये संबंधित रखता है। परमार वंश के राजा पुंडरिक ने इसका निर्माण करवाया था। प्राचीन काल में अमरावती उत्थुणक नगरी के नाम से ये जाना जाता था। नेक्स्ट है ये राम सेतु लिंक परियोजना है, जो पीकेसी प्रोजेक्ट है, इसी का नाम क्या कर दिया, राम सेतु लिंक प्रोजेक्ट कर दिया है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आज की पीडीएफ में करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी से विदा लेते हैं आज की क्लास में। ओके, तो कैसी लगी क्लास आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू।